नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल केसरी आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दर्शन शास्त्र में जो 2024 का मेंस हुआ था, उसमें दर्शन शास्त्र के आए हुए प्रश्नों को आप किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, कितना पढ़ना था और किस प्रकार से उसे लिखना था। दर्शन शास्त्र में एक बहुत बड़ी समस्या ये हो जाती है कि हम उसे बहुत तरीके से सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ने लगते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा हम उसमें डीप चले जाते हैं, नॉलेज के बेस पर चले जाते हैं और नॉलेज तो हम ले लेते हैं, लेकिन उसे लिखना, डिलीवर करना, कितना शब्दों में लिखना, कितने पैराग्राफ में लिखना, कितने पॉइंट्स पर लिखना, इसमें बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन सभी समस्याओं को हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में सुलझाने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे कि जो क्वेश्चन आए थे 2024 में उन्हें कैसे आप डील कर सकते थे और कैसे आप उसे अच्छा उत्तर प्रेजेंट कर सकते थे और एक अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते थे। नंबर की अगर मैं बात करूं तो दर्शन शास्त्र वाला जो पेपर है, पेपर नंबर 6 है। पेपर नंबर 6 में अगर आप पिछले वर्ष के टॉपर का अगर आप कॉपी देखेंगे तो वो 95.5 मार्क्स लेकर आया है, मतलब 96 नंबर लेकर आया है, एग्जाम्पल ले सकते हैं वहाँ पर से। और अगर उसी पेपर में सबसे हाईएस्ट नंबर की बात करेंगे तो 105 नंबर है, 105। अब इसमें 3 टोटल हैं, एक है आपका दर्शन शास्त्र, एक है समाज शास्त्र और एक है छत्तीसगढ़ का जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है। जनरली जो नंबर उठता है 45 से 50 नंबर के आसपास, वो आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन में उठता है। समाज शास्त्र की बात करेंगे तो वहाँ से 25, 30 या कभी 28, 20 भी जा सकता है वो। और अगर मैं दर्शन शास्त्र में अच्छे नंबर की बात करूँ तो 40 से 45 के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स माना जाएगा, जिस प्रकार से अभी पेपर चेक हो रहा है, ठीक है, पिछले 2 साल से और इस बार का जो पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि पहले पेपर अलग तरीके से चेक होता था, एक ही व्यक्ति बहुत सारे क्वेश्चन चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पास ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन एक व्यक्ति चेक करेगा तो जो मार्किंग होगी वो एवरेज मार्किंग होगी सभी की। उस एवरेज मार्किंग में आप कैसे ज़्यादा नंबर उठाएंगे ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि दर्शन शास्त्र को पढ़ना कैसा है, आपको किस प्रकार से उसके सिलेबस को समझना है, किस प्रकार से आप उसके नोट्स को तैयार करेंगे, किस प्रकार से आप टाइम को मैनेजमेंट यहाँ पर बिठाएंगे और किस प्रकार से आप क्वेश्चन के प्रकृति को समझते हुए आंसर को लिखेंगे। एक और बहुत बड़ी समस्या कि दर्शन शास्त्र में जब हम पढ़ लेते हैं किसी चीज़ को तो उससे कुछ हटकर आ जाता है। कोई भी एक टॉपिक उठा लेते हैं, कोई भी एक, जैसे कोई एक क्वेश्चन है ना, कोई भी एक क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है और इसका हम एक एक्स वाई और जेड पढ़े थे, लेकिन आ गया क्या, ABCD पूछ दिया, ABCD पूछ दिया, है ना। पढ़ के गए थे उसके विषय के बारे में कि ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी विशेषता क्या है, लेकिन आया क्या, उसका आलोचना कीजिए, एकदम अलग से बोल दिया कि आलोचना कीजिए, तो फिर वहां पास आपको थोड़ा सा दिक्कत आने लगता है। तो ऐसे प्रश्नों को भी कैसे डील करना है हम इसी वीडियो में आज सीखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं, है ना, उसके साथ साथ आप सीखते जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से चालू करेंगे। अब 17 से ही क्यों, अच्छा ये वीडियो पहले क्वेश्चन से क्यों नहीं बना रहा हूं मैं, क्योंकि जब नंबर की बात आती है ना, तो जितने भी टॉपर्स के बातें की गई हैं, जितने भी लोगों से बातें की गई जो पोस्ट ले चुके हैं, उनका मानना है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 से चालू करें, अर्थात जो बड़े क्वेश्चन है उसे पहले लिख लें, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप टाइम को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। 15 नंबर वाले क्वेश्चन में 10-11 नंबर तक आपको दे रहा है, कुछ फैक्चुअल, कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं 15 नंबर पर भी, तो उस पर आपको 13 नंबर 12 नंबर तक आपको दे रहा है। अगर आप इसमें 10 मिनट का समय लगाकर लिखेंगे इसे, है ना, इसी प्रकार से जो इसका पार्ट 1 होगा अर्थात दर्शन शास्त्र का और पार्ट 3 अर्थात छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर का, अगर उन दोनों में केवल 15-15 का सॉल्व करेंगे पहले और उसके बाद पार्ट 2 में जाएंगे और 10 नंबर का सॉल्व करेंगे, तो 15 दूनी 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 नंबर का। इन 40 नंबर के आंसर को लिखने के लिए अगर आप 40 मिनट या 35 मिनट 45 मिनट देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट के साथ लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे जो क्वेश्चन आंसर है वो जल्दी से लिखा जाएंगे, छोटे क्वेश्चन जल्दी लिख जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि छोटे क्वेश्चन में उतना ज़्यादा डेविएशन नहीं होता मार्क्स का, जैसे कोई एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स में आप कितना ज़्यादा गेन करेंगे, अगर आपको आता है तो आप उसमें 1.5 नंबर लेकर आएंगे, अगर आपको नहीं आता तो आप आंसर बनाकर लिखेंगे तो 1 नंबर जाएगा, और अगर थोड़ा सा गंदा लिखेंगे तो आधा नंबर जाएगा। मतलब अगर डेविएशन होगा तो आधा और 1.5 के बीच में होगा।
अगर फैक्चुअल है तो आपको आता ही होगा, तो उसे आप डायरेक्ट लिखेंगे, उसमें कोई टाइम नहीं जाने वाला, तो आप पूरा 1.5 नंबर या 2 नंबर तो बहुत मुश्किल से देता है, 1.5 नंबर आप लेकर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले लिखो या बाद में लिखो, आपका आंसर उतना ही जाना है 1 नंबर और आधे नंबर के बीच में, तो आधा नंबर का डेविएशन करेगा। वैसे क्वेश्चन की संख्या 8 होती है 2 नंबर पे, तो ऐसा तो नहीं कि पूरा 8 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव है, कुछ तो फैक्चुअल होगा, 5 क्वेश्चन फैक्ट टाइप के होंगे, 3 क्वेश्चन पर ही ऐसा होगा। मतलब 2 नंबर के सवाल को लिखने के लिए आप ज्यादा ज्यादा 1.5 नंबर का डेविएशन लेंगे। 5 प्रश्नों में आप उतना ही लेकर आएंगे जितना सभी लेकर आ रहे हैं। 3 प्रश्नों में हो सकता है आधा नंबर कम आए, या हो सकता है 1-1 नंबर दे, तो मतलब 1.5 नंबर से लेकर 1 नंबर तक के बीच में आपका डेविएशन होगा, मतलब टॉपर से और आपके बीच में। लेकिन अगर आप 15 नंबर के सवाल को हड़बड़ी में लिखे तो हो सकता है आपका केवल 6 मार्क्स आए और सामने वाले का 11 आ जाए, 10 आ जाए, 4 नंबर के फर्क में रह जाएंगे आप। तो बेटर है कि आप 15 नंबर से शुरू करें, और हम बनाना भी 15 नंबर से शुरू करेंगे। 15 नंबर में क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, वो पूरा प्रश्न की प्रकृति पर डिपेंड करता है। और प्रश्न कुछ ऐसे आसानी से नहीं पूछता, उसे वो क्या करता है, टुकड़ों में पूछता है। जैसे 15 नंबर के सवाल में पहला सवाल आया था, मतलब 2 होते हैं आपस, तो आपको एक सॉल्व करना होता है। पहला था कि अरविंद के समग्र योग पर एक लघु निबंध लिखिए। क्वेश्चन क्या है, निबंध लिखिए। कई बार बहुत सारे जो अभ्यर्थी होते हैं सीजीपीएससी मेंस को लेकर ये पूछते हैं कि ये जो आखिरी में लिखा होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, निबंध लिखिए, आलोचना कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, समझाइए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अगर आप बात करेंगे तो डिफरेंस नहीं होता है। लिखना आपको ऑब्जेक्टिव फाइट टाइप का ही है, जो आप जानते हैं वही लिखेंगे। प्रस्तुत करने का तरीका बदल देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर जो प्रस्तुतिकरण है उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आपका आंसर परफेक्ट माना जाएगा। एक प्रश्न है जो कि थोड़ा सा परेशान करता है, आलोचना कीजिए। वहां पर जब डायरेक्ट बोल देता है ना आलोचना कीजिए, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है वहां पर। तो आपको वहां पर क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में संतुलन स्थापित करना पड़ जाता है। तो वो एक तरीका अलग होता है आलोचना वाला। बाकी सारे क्वेश्चन एक हैं, समझाइए, प्रकाश डालिए, है ना, विस्तृत कीजिए, संक्षेप में समझाइए, व्याख्या कीजिए, है ना, समीक्षा कीजिए, आलोचना कीजिए, एक ही हो जाएगा। तो इस प्रकार में सब में एक हो जाता है। बिल्कुल अलग मत मानो, बिल्कुल उसके पीछे मत भागो, नहीं तो आपका आधा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है, उसी के चक्कर में, और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, निबंध लिखिए। अब निबंध तो धारा प्रवाह होता है, शुरू हुआ अंत ही नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पास तो 15 नंबर के प्रश्न में आपको पहले से पता है कि 30 लाइन मिलेगा, ठीक है। पहले अलग होता था दोस्तों, अब थोड़ा सा अलग होता है ना। पहले जो प्रश्न पत्र था, जो उत्तर पुस्तिका थी, वो ऐसे लैंडस्केप हुआ करता था। अब वो कैसा हो गया, A4 साइज पर हो गया है। अच्छा बात है, A4 साइज पर हो गया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे वाला हो गया वो, ठीक है, ऐसे हो गया, A4 साइज पर हो गया। तो अब लिखना थोड़ा सा आसान हो गया है, पहले के मुकाबले तो आसान है। कैसे आसान है, पहले एक सेंटेंस फॉर्म करना है तो इतना लंबा लाइन लिखना है। अब एक सेंटेंस लिखने के लिए आपको ज्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं है, इतना लंबा लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 8 शब्द आते थे जब लैंडस्केप था, 8, अब यहां पास आते हैं 6 शब्द। बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है इस बार मेंस में, मतलब एक थोड़ा मेंटली बेनिफिट हुआ है। शब्द सीमा उतना ही थी, जगह भी उतना ही था, ऐसा नहीं कि कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, लेकिन एक मेंटालिटी के तौर पर देखेंगे ना तो थोड़ा सा राहत मिला। कैसे राहत मिला कि हमको ना यहाँ पर ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंस फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। पहले बहुत लंबा सेंटेंस फॉर्म करना पड़ता था, अब उतना लंबा सेंटेंस फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप जो चेक करने वाले की मेंटालिटी को देखेंगे तो वो लैंडस्केप में ना क्या करता था, आंसर को पढ़ता ही नहीं था। वो केवल और केवल क्या करता है, इसको ना हॉरिजॉन्टल नहीं पढ़ता, वो इसको केवल वर्टिकल ज्यादा पढ़ता है। बहुत स्पीड में चेक करने के चक्कर में वर्टिकल आंसर पढ़ा जा रहा था, हॉरिजॉन्टल पढ़ा ही नहीं जा रहा था। तो अब क्या हो गया, इधर शब्द सीमा कम हो गई, मतलब एक लाइन में 6 शब्द लिखना है, मतलब सारे आंसर लगभग आपको क्या मिलेंगे, प्रेजेंटेबल मिलेंगे, वर्टिकल मिलेंगे। तो यहां पास आप बहुत अच्छा क्रिएटिविटी कर सकते थे, बहुत अच्छा आपको स्कोप मिलता है, बहुत ज्यादा आपके पास जगह मिलता है, ठीक। तो ये था इस बार का थोड़ा सा मेंटेलिटी चेंज हो गया था मेंस को लेकर, है ना। लिखते समय थोड़ा सा चेंज हुआ था दिमाग, तो अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ज्यादा अच्छा था बल्कि ये। तो क्वेश्चन है, श्री अरविंद के समग्र योग पर एक लघु निबंध लिखिए। पूरी तरीके से अरविंद की फिलॉसफी को ही पूछ डाला इन्होंने, पूरी तरीके से। बहुत कम ऐसे फिलोसफर हैं हमारे सिलेबस में जिनका पूरा का पूरा आपको क्या पढ़ना होता है, फिलॉसफी पढ़ना होता है। बहुत कम फिलोसफर हैं,
उसमें से एक है कौन? श्री अरविंद जी। श्री अरविंद का जो फिलॉसफी है क्या था? पूरा का पूरा समग्र योग था। समग्र योग ही उनका किताब का भी नाम था, बिल्कुल उनके किताब का नाम भी समग्र योग था, और इनके पूरे के पूरे समग्र योग को ही उसने पूछ डाला। जनरली आप देखेंगे तो दर्शन शास्त्र में जो भी फिलोसफर है उसका केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट उठाकर पूछा गया है कि केवल यही पूछूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछूंगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे डेकार्थ हो गया, स्पिनोजा और लाइबिनिस। लाइबिनिस को उठाते हैं यहाँ पास। लाइबिनिस का दर्शन बहुत वृहद है, प्लेटो का दर्शन बहुत वृहद है, अरस्तु का दर्शन बहुत वृहद है। उन समुद्र में से एक बाल्टी टॉपिक बस आपसे पूछा जा रहा है और उसने सिलेबस में मेंशन कर दिया है। प्लेटो में आपका मूल्य पूछ लिया कि उसके अनुसार जो 4 परम तत्व या मूल हैं वो बताइए। अरस्तु का कारण सिद्धांत को बस बताइए, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। शिक्षा के बारे में क्या बोला, समाजवाद के बारे में क्या बोला, समाज के बारे में क्या बोला, स्त्रियों के बारे में क्या बोला, बच्चों के बारे में क्या बोला, राजा के बारे में क्या बोला, कुछ नहीं ना पढ़ना है, ना जानना है, ना जानने का प्रयास करना है। इतना समय नहीं है आपके पास। टोटल 57 टॉपिक है पढ़ने के लिए, हालत खराब हो जाएगी अगर एक एक फिलोसफर को पूरा पढ़ने लग गए आप। तो जो सिलेबस में मेंशन है वही पढ़ना है। तो जैसे प्लेटो में ऐसा है, स्पिनोजा में केवल द्रव्य सिद्धांत के बारे में है, मतलब तत्व मीमांसा के बारे में है, लाइबनिस में चिदुणुवाद के बारे में है। तो एक एक पॉइंट को पूछा है। लेकिन अरविंद ऐसे विचारक हैं जिनका समग्र योग सीधा सिलेबस में मेंशन है और समग्र योग उनका पूरा का पूरा दर्शन ही है वो, और उस पर भी बोल दिया क्या लिखो भैया, निबंध लिखो, सीधा सा बात है। मतलब वो चाहता है एग्जाम वाला कि आप पूरा बताइए समग्र योग को। अगर इस क्वेश्चन को आप हड़बड़ी में लास्ट में लिखने बैठे तो आपका समय भी जाएगा, आप अच्छा आंसर प्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे और हो सकता है आप बहुत सारा चीज मिस कर जाएंगे। इसीलिए एग्जाम की शुरुआत आप कीजिए कहां से? 15 नंबर के शब्दों से, 15 नंबर के प्रश्नों से, जहां पास आपके पास समय होगा सोचने का। 2 मिनट कम से कम समय लीजिए, एक अच्छा सा एक फ्रेमवर्क तैयार कीजिए कि मैं 15 नंबर पे समग्र योग पर क्या क्या लिखूंगा। अच्छा फ्रेमवर्क क्या होगा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि एक अच्छा फ्रेमवर्क होना कैसा चाहिए। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है ना, आंसर शीट है हमारा। वैसे 2 पेज मिलेंगे आपको, लगभग 2 तो नहीं था, इधर लगभग 22 लाइन के आसपास था, 20-22 लाइन था, और इधर 7-8 लाइन दे दिया था वो। ये 15 नंबर पे आपको इधर और इतना और लिखना था, ये टोटल था। अब यहाँ पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, कि समग्र योग क्या होता है ना, इसके बारे में बताइए, लघु निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिखा रहेगा। आप उत्तर लिखने का प्रयास यहाँ से करेंगे तो मेरे हिसाब से, या अभी तक जितने भी कॉपी हमने टॉपर्स के देखे हैं, एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से आप ना उसको बताइए कि मैं पॉइंट में लिख रहा हूं आंसर, मैं बहुत सारे पॉइंट क्रिएट कर रहा हूं निबंध में भी। वैसे निबंध भी पॉइंट में ही लिखना रहता है हमें, तो निबंध में पॉइंट हिसाब से आप बताइए। सबसे पहले बताइए समग्र योग क्या है? क्या है भाई समग्र योग? ठीक है, या इसे पूर्ण योग भी कहते हैं, या इसे पूर्ण अद्वैत भी कहते हैं। तो ये बताइए सबसे पहले यहाँ पास कि अरविंद के योग को पूर्ण योग क्यों कहा जाता है, या एक्चुअली में है क्या। फिर उसके बाद बताइए कि पूर्ण योग कहने के आधार क्या हैं। अब देखिए एग्जामिनर को यहाँ पास ये समझ में आएगा कि आपने यहाँ पास क्रिटिकल थिंकिंग की यहाँ पास प्रयोग किया है। आपने सबसे पहले टॉपिक को खोला। निबंध होता क्या है? टॉपिक को पहले खोलते हैं आप। तो आपने सबसे पहले टॉपिक को खोला कि भाई समग्र योग क्या है, फिर भाई उसके समग्र योग क्यों कहते हैं पहले ये बता दो। तो 2 आधार है यहाँ पास, 2 आधारों के कारण हम इसे क्या कहते हैं? समग्र योग कहते हैं। क्योंकि इससे के पहले, अरविंद जी के पहले जितने भी योग थे, हठ योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, उन सभी योग में एकांगी था। मतलब वो केवल एक मार्ग की बात करते थे और उससे हमें मोक्ष प्राप्त करने में दिक्कत होता था। तो इस कारण से सभी योग से थोड़ा थोड़ा पॉइंट निकालकर एक मिला दिया, उसे बोल दिया समग्र योग, और उसमें अनुशासन निहित कर दिया, तो ये भी क्या हो गया? समग्र योग। मतलब समग्र योग को कहने के लिए यहाँ पास 2 आधार दे दिए उन्होंने, या पूर्ण योग कहने के लिए 2 आधार बता दिए। तो आपने 2 पॉइंट बता दिया और इसमें आपने लगभग 6 लाइन यूज कर लिया, टोटल 6 लाइन यूज किया आपने। अब अभी आपके पास स्कोप है आगे बढ़ने का। अब चूंकि समग्र योग के बारे में है और ये पूरा का पूरा दर्शन है ना, ये पूरा दर्शन है। अच्छा, परिभाषा में क्या लिखेंगे? परिभाषा में आप बताएंगे कि उनके बुक का नाम क्या था? सिंथेसिस ऑफ योगा।
उन्होंने अपने योग को समग्र योग कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उनके अनुसार जो भी इससे पुराने के पहले के दर्शन थे वो एकांगी थे, वो पूर्ण नहीं थे। उनका जो दर्शन है वो पूर्ण मार्ग की ओर लेकर जाता है, वो सभी लोगों को समाहित करता है, सभी, चाहे वो राजा हो, चाहे ऊपर से मतलब निम्न से हो या फिर उच्च हो, उन सभी को समाहित करता है। इस कारण से उसे क्या कहते हैं? समग्र योग कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं, आधार बता दिया आपने, 6 लाइन यूज कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आपको यहां पास टोटल 6 लाइन के बाद अब अगला पॉइंट बनाना पड़ेगा। पॉइंट बनाइए क्या? तो कोई भी दर्शन हो, है ना, XYZ कोई भी दर्शन हो या कोई भी फिलोसफर हो, है ना, जब वो सोचता है तो वो 2 चीजों के बारे में सोचता है, ज्ञान मीमांसा के बारे में सोचता है और तत्व मीमांसा के बारे में सोचता है। ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा। अरविंद जी का ज्ञान मीमांसा तो यही था, समग्र योग, पूर्ण योग या पूर्ण अद्वैत। उन्होंने तत्व मीमांसा के बारे में क्या कहा, अब ये बताइए। तो या तो अगर आप बहुत ज्यादा अध्ययन कर चुके होते हैं या फिर बहुत ज्यादा आपको दर्शन के बारे में पता है तो आप बिल्कुल टॉपिक बनाइए, अरविंद का तत्व मीमांसा या अरविंद जी के अनुसार पूर्ण योग में निहित तत्व या परम तत्व या परम क्या बोलेंगे उसे, द्रव्य सिद्धांत, है ना, बिल्कुल लिखिए द्रव्य सिद्धांत क्या था उनके अनुसार। तो इस प्रकार से एक टॉपिक बनाना था आपको, एक टॉपिक बनाना था ताकि आप बता सके कि मैं ज्ञान मीमांसा को मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं, अब मैं तत्व मीमांसा की ओर आ रहा हूं। किसके तत्व मीमांसा? अरविंद जी के तत्व मीमांसा। अरविंद जी का तत्व मीमांसा क्या था? इससे पहले के जो दार्शनिक थे या तो वो जड़ को मानते थे या तो वो चेतन को मानते थे, जड़ को या चेतन को। अरविंद जी ने बोला कि इन दोनों में कोई विभेद नहीं करेंगे हम, ये दोनों एकांगी, हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। वो जड़ और चेतन के संलयन पर या उनके समग्रता पर या सामंजस्य पर बल देते थे और उनका जो परम तत्व था वो पूर्ण चेतन था। वो क्या था? पूर्ण चेतन था। तो आपने क्या किया? समग्र योग के पूर्ण चेतन पॉइंट को बता दिया कि जो अरविंद हैं उनके जो द्रव्य सिद्धांत है, उनका जो तत्व मीमांसा है वो क्या है? पूर्ण चेतन का मीमांसा है। अब प्रश्न ये उठता है कि उनका जगत के बारे में क्या सोचना था? ये जो जगत है, सृष्टि विचार है ना, उसके बारे में क्या कहते थे वो? अब बोलोगे ऐसा ही क्यों लिखूंगा मैं आंसर? देखो, मैं वही कह रहा हूं कि जो भी दार्शनिक है वो पहले ज्ञान मीमांसा के बारे में बात करेगा, फिर वो बात करेगा तत्व मीमांसा के बारे में, फिर वो बात करेगा कि जो तत्व है उससे सृष्टि की रचना कैसे हुई है, फिर वो बात करेगा इस सृष्टि का संचालन कैसे हो रहा है, उसमें सामंजस्य कैसे स्थापित किया गया है, फिर वो बात करेगा इस सृष्टि का विकास कैसे होगा, फिर वो बात करेगा कि जो सृष्टि है वो परम तत्व में विलीन कैसे होगा। तो अरविंद जी ने भी वही किया, ज्ञान मीमांसा दिया, तत्व मीमांसा बताया, फिर सृष्टि विचार दिया। उन्होंने बताया कि जो हमारी सृष्टि है वो पूर्ण चेतन है, जो पूर्ण चेतन है, जो सब कुछ दिख रहा है। भौतिक तत्व की उन्होंने अवहेलना कर दी, मतलब वो भौतिक तत्व तो थे ही नहीं, वो अभौतिकवादी थे, वो पूरी तरीके से अभौतिकवादी थे। उन्होंने बोला कि जो सृष्टि में हमें दिखता है वो पूर्ण चेतन का प्रतिबिंब मात्र है, वो पूर्ण चेतन है, पूरी तरीके से पूर्ण चेतन है, जो कि हमारी आत्मा में बसा है, हमारे अंदर बसा हुआ है। जो भी हमें दिखता है वो सब कुछ क्या है? असत्य है। जो भी सृष्टि हमें दिखाई पड़ती है वो क्या है? असत्य है। जिस दिन हमें, है ना, जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति हो जाएगी, वो असत्य क्या बन जाएगा? सत्य में बन जाएगा। अब यहां पास ये खत्म नहीं होता है, आप यहां पास लगभग तत्व मीमांसा को 2 लाइन में समझाएंगे, फिर उसकी जो अभिव्यक्ति होती है उसे 3 लाइन में समझाएंगे। तो आपने लगभग 13 से 14 लाइन यूज कर लिया है, समझिएगा, 13 से 14 लाइन आप यूज कर चुके हैं। अब आपके पास स्कोप केवल कितना बचा है? तो अब बचा है लगभग 15 लाइन का, मतलब आधा आंसर आप लिख चुके हैं। अभी भी अरविंद के दर्शन में बहुत कुछ बचा हुआ है। अब अरविंद जी कहते हैं कि जो पूर्ण योग में जो भी भौतिक तत्व हमें दिखाई देती है, पूर्ण चेतना में जो भौतिक तत्व दिखाई देती है, वो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो नॉर्मल, जो सामान्य पर्सन होता है, जो सामान्य व्यक्ति होता है, वो पूर्ण चेतना को देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास उतना ज्ञान नहीं है, वो उतना ज्ञान नहीं रखता है कि वो पूर्ण चेतना में, है ना, ईश्वर की जो भी बनाई हुई रचना है उसे देख सके। इसीलिए जो अचेतन मनुष्य होता है, जो मनुष्य होता है, उसे दिखाने के लिए सृष्टि आती है, जहां पास वो 2 चीजों की बात करते हैं। एक बात करते हैं प्रति विकास की, तो आपको बताना पड़ेगा प्रति विकास क्या है
है ना। और एक बात करते हैं आरोहण की या विकास की, दोनों की बात करते हैं। प्रति विकास में आपको बताना पड़ेगा कि जो परम चेतन है या परम द्रव्य है, जो परम द्रव्य है, द्रव्य सिद्धांत है ना, जो परम तत्व है, वो निम्न स्तर पर आकर क्या करता है, अपने आप को प्रकट करता है। वो सबसे पहले निम्न स्तर पर आता है, मतलब ऊपर का वस्तु नीचे आ गया, ऊपर का वस्तु क्या हुआ है, नीचे आ गया, तो इसे बोलेंगे प्रतिविकास। तो आप बताइए प्रतिविकास क्या है, अवरोहण क्या है, ये बताना पड़ेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा कि विकास क्या है, फिर आपको सेकंड पॉइंट पे बताना पड़ेगा विकास। यहां पर आप 3 लाइन का यूज कीजिए कि जो परम तत्व है वो पूर्ण चेतन पर रचना कर सकता है सृष्टि की, परंतु निम्न जो द्रव्य है या फिर जो निम्न मनुष्य है, जो सामान्य मनुष्य है, वो पूर्ण चेतना का अनुभूति नहीं कर सकता है। इस कारण से जो परम तत्व है वो निम्न स्तर पर आकर क्या करता है, सृष्टि की रचना करता है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिविकास, अर्थात उच्च स्तरों का निम्न स्तरों पर दिखाई देना प्रतिविकास कहलाता है। उच्च का निम्न पर दिखाई देना, हम निम्न को देखते हैं, उच्च को देख नहीं सकते, इस कारण से उच्च क्या करता है, निम्न पर आकर अपने आप को प्रकट करता है। यह है प्रतिविकास। विकास क्या है, हर एक तत्व अपने अगले चरण पर, स्तर पर जाना चाहता है। तो यह हो गया क्या, विकास। और यह विकास की गति अभी वर्तमान में अति मानस पर जाकर अटक गई है। हम अभी मानस से अति मानस पर जाकर अटक गए हैं। तो अब आपका अगला टॉपिक बनेगा कि विकास क्या है या अतिमानस क्या है। अब बताइए विकास क्या है, अतिमानस, या इसे निम्न स्तर या उच्च स्तर बताइए, निम्न स्तर या उच्च स्तर, या इसे ऐसे भी लिख सच्चिदानंद स्तर, सच्चिदानंद का स्तर। तो 3 लाइन यहां यूज किया, 3 लाइन यहां यूज किया, 6 लाइन चला गया, टोटल आपके पास 8 से 10 लाइन बचा हुआ है। अब आपको अतिमानस को समझाना था, तो बिल्कुल अगर ये मान लेते हैं 7 लाइन बचा है तो आप बिल्कुल यहाँ डब्बा बनाइए अतिमानस के लिए, और यहाँ पास बताइए कि ये अतिमानस का स्तर है, ये जड़ का स्तर, ये निम्न स्तर है, ठीक है, और ये उच्च स्तर है। निम्न स्तर और उच्च स्तर, निम्न स्तर में जड़ है ना, चेतना है, मानस है। तो अभी ये मानस के स्तर पर सभी लोग हैं, अभी हमें कूद के कहाँ जाना है, अतिमानस पर। अतिमानस के स्तर पर जब सभी व्यक्ति आ जाएंगे तो फिर वो कहां पहुंच जाएंगे, तो वो पहुंच जाएंगे सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद। तो ये है टोटल समग्र योग, पूर्ण योग, पूर्ण अद्वैत योग भी कहा जाता है। अब बताइए कि अगर आप इसे आखिरी में अटेम्प्ट करते हैं कि मैं पूरा आंसर क्वेश्चन लिखने के बाद 2 नंबर का, 4 नंबर का, 8 नंबर का, तो हो सकता है कि आप बहुत सारे पॉइंट को मिस कर जाएंगे, हो सकता है कि आप बहुत सारे चीज़ को यूं ही जाने देंगे। तो बेटर है कि आप पहले क्या कीजिए, 15 नंबर के प्रश्नों को डील कीजिए, ताकि आपको कम से कम 2 मिनट का सोचने का समय रहे कि मैं लाइन को कैसे मैनेज करूंगा। 30 लाइन है मेरे पास, इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, है ना, ये 4 पॉइंट, 5, 6 और ये 7 पॉइंट, टोटल 7 पॉइंट मुझे देने हैं, है ना, ताकि जो चेक करने वाला है वर्टिकल आंसर जब पढ़ेगा तो उसे लगना चाहिए कि जी हाँ, समग्र योग के बारे में जितना कुछ भी हो सकता था इस बंदे ने बताया है। निबंध का पर्पस भी वही होता है कि आप धारा प्रवाह उसके बारे में बताते जाइए, है ना, और सामने वाला पढ़कर उससे क्या होगा, उस विषय वस्तु के बारे में पूरी तरीके से अपना ज्ञान अर्जित कर लेगा। तो ये एक आदर्श उत्तर हो सकता था और अच्छा मार्क्स मिलेगा अगर आप ऐसा लिखते हैं तो। एक इसी प्रकार से एक और प्रश्न था, क्योंकि 15 नंबर पे 2 प्रश्न होते हैं, है ना, एक तो ये था या तो ये, आप इसको भी लिख सकते थे, ये भी अच्छा प्रश्न था। इसमें टोटल 3 प्रश्न है। ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्वेश्चन इस बार वो बहुत रेयर पूछता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ज्यादा पूछता है वो। एक ही प्रश्न में तीन प्रश्न को पूछ लिया कि पहले तो भैया नैतिक दुविधा बताओ, वो भी किस में बताओ, प्रशासन में बताओ, फिर बताओ कि ये नैतिक मूल्य से कैसे उसे खत्म करेंगे, इस समस्या का समाधान नैतिक मूल्यों से कैसे की जाएगी ये भी बता दो, और उसके बाद उसकी व्याख्या भी करो। किसकी व्याख्या, नैतिक मूल्यों की व्याख्या। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन जब नैतिक मूल्य के ऊपर है तो नैतिक मूल्यों की व्याख्या ही करने के लिए बोलेगा, क्योंकि दुविधा की व्याख्या पहले ही कर चुके हैं, समाधान आप बता चुके हैं, समस्या का समाधान करने का एक प्रोसेस है वो बताना है आपको, 4 या 5 पॉइंट का प्रोसेस है वो बताना था। फिर अगर आप यहाँ 5 पॉइंट बताते हैं, कम से कम 8 या 9 लाइन यूज करते हैं, यहाँ 6 लाइन यूज करते हैं, तो आप कितना लाइन यूज कर लिए, लगभग 17 से 18 लाइन यूज कर चुके हैं। 8, 9, 10 लाइन यहाँ यूज किया, 7, 8 लाइन यहाँ यूज कर लिया, 10 से लगभग 18 लाइन यूज कर लिया। अब आपके पास बचा है कितना, 10 लाइन। 10 लाइन में आप नैतिक मूल्यों की व्याख्या कीजिए, कई सारे मूल्य हैं उनकी व्याख्या कीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हुए अपने दिमाग में एक खाका तैयार करेंगे कि भैया 30 लाइन है, 3 क्वेश्चन है, सबको 10-10 लाइन देना है। सबसे पहला बात तो यही दिमाग में आना चाहिए।
गधा टाइप का आंसर नहीं लिखना है कि नहीं पूछना चालू किया मैं लिखते चला गया, नैतिक दुविधा को 15 लाइन लिख दिया, समस्या समाधान करते करते बाद में पता चला 2 लाइन बचा है। आपको वो 10 नंबर पे जज करना चालू कर देगा। उसके दिमाग में पहले से 5 यहां है, 5 यहां है, 5 यहां है, 15 है ऐसा। लेकिन आपने क्या किया, आखिरी वाले को ज्यादा आपने डिस्कस ही नहीं किया, तो वो कितना हो गया 10। अब वो 10 के अनुसार जज करके आपको 6 और 7 देके चला जाएगा। लेकिन अगर आपने स्पेस मैनेजमेंट अच्छा किया तो अब आप क्या करेंगे, 4-4, 3-3 नंबर सब में ले लेंगे। 3-3 नंबर भी लेंगे तो 9 बहुत अच्छा आंसर माना जाएगा। 9 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। 10 नंबर और अच्छा है। 11-12 मतलब वो बल्ले बल्ले। 11-12 कब, जब बाकी लोग बेकार लिखे और आपका अच्छा लिखा है, क्योंकि वो बोर हो चुका ना, वो एक ही प्रश्न को चेक कर रहा है, वो केवल एक प्रश्न को चेक कर रहा है, बार बार चेक कर रहा है, उसी से गुजर रहा है, वो चल रहा है बस। जैसे ही दिखा आपका कॉपी, वाह 3 पॉइंट है, 3 का मैनेजमेंट अच्छा है, क्योंकि वर्टिकल पढ़ रहा है, वो इतना लंबा पढ़ेगा नहीं, वो वर्टिकल देख रहा है। हाँ बताया नैतिक दुविधा क्या होती है, नैतिक दुविधा क्यों होती है, नैतिक दुविधा के प्रकार क्या हैं। अब चूंकि इसमें 3 पॉइंट बनेंगे ना, इसके भी 3 पॉइंट बनेंगे। प्रशासन में नैतिक दुविधा एक ऐसी समस्या है जिसमें एक प्रशासक को निर्णय लेना अनिवार्य होता है और निर्णय लेने के लिए एक से अधिक विकल्प होते हैं और उन विकल्पों का जो संबंध है वो मूल्यों से है। समझो इस बात को, उसका संबंध किससे है, मूल्यों से है। तो इसमें 3 तत्व आते हैं। एक तो निर्णय लेना अनिवार्य है। अब एक प्रशासनिक अधिकारी को निर्णय लेना अनिवार्य है, तभी तो दुविधा होगी। अब जैसे कोई फाइल आया, मुझे काम ही नहीं करना, तो कौन सा दुविधा, नहीं करना तो नहीं करना, सीधी सी बात है, इसमें कोई दुविधा नहीं। दुविधा तो तब है जब आपको निर्णय लेना है। और अगर मान लेते हैं निर्णय लेने के लिए केवल एक ऑप्शन है तो कोई दुविधा नहीं है, भाई फाइल आया है, साइन करना है, कर दिया, इसमें कोई दुविधा ही नहीं उत्पन्न। तो दुविधा तब होगी जब निर्णय लेना है, निर्णय लेने के लिए एक से अधिक आपके पास विकल्प उपलब्ध होंगे, अभी भी दुविधा नहीं है। दुविधा तब जब विकल्प जो हैं वो उनका जो संबंध है वो मूल्यों से है, 2 मूल्य आपस में टकरा रहे हैं आपके। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपने वो काम किया तो आपका व्यक्तिगत हानि होगा लेकिन समाज का फायदा होगा, लेकिन अगर नहीं किया तो समाज का हानि होगा, आपका व्यक्तिगत फायदा। तो ये मूल्य का टकराव है कि अपने स्वहित के मूल्य को ज्यादा वरीयता देंगे कि समाज के हित के मूल्य को आप ज्यादा वरीयता देंगे। तो ये एक नैतिक दुविधा का प्रश्न है। ये नैतिक दुविधा नहीं है कि कोई आया व्यक्ति, मैं मान लो अधिकारी हूं, कोई व्यक्ति आया साइन कराने के लिए, तो उसके साइन के बदले मुझे 10,000 रुपए लेना है कि 50,000 लेना है। ये दुविधा नहीं है भाई, है ना, ये कोई दुविधा नहीं है। दुविधा आपको बताना था कि जब निर्णय लेना अनिवार्य हो, निर्णय लेने के लिए एक से अधिक विकल्प मौजूद हो और उन विकल्पों का जो संबंध है वो किससे है, तो नैतिक मूल्यों से है, तो फिर वो क्या कहलाएगी, प्रशासन में नैतिक दुविधा कहलाएगी। फिर इसके बाद बताइए कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है जब 2 मूल्यों में आपस में टकराव उत्पन्न हो जाए, 2 मूल्य हैं आपस में टकरा रहे हैं। हो सकता है वही वाला कि व्यक्तिगत लाभ को लेकर, या हो सकता है समाज के लाभ को लेकर, यह ना, व्यक्तिगत लाभ बनाम सामाजिक लाभ। तो एक प्रकार का ये नैतिक दुविधा उत्पन्न होता है ना। दूसरा होता है कि 2 नैतिक मूल्य, जो नैतिक मूल्य हो गए, जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, सत्यनिष्ठा ले लीजिए, ठीक है, सत्यनिष्ठा या कर्तव्य निष्ठा। अब इनमें दुविधा उत्पन्न, अब बोलोगे कैसे, ऐसे कैसे दुविधा उत्पन्न हो सकती है बिल्कुल। जैसे मान लेते हैं कि आप बहुत आदर्शवादी हैं, प्रशासक हैं और आप आदर्शवादी हैं, है ना, आपका मानना है कि बातचीत से, सामान्य बातों से, है ना, झगड़े को सुलझाया जा सकता है, ज्यादा, है ना, मारपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसके, आपका जो परिवेश है, आप जो पले बढ़े, वो सत्यनिष्ठा आपकी ये है, आप जो मानते हैं उसमें आप अड़िग रहिए, वो आपके लिए सत्यनिष्ठ है। और आपका जो बिहेवियर है वो क्या है, शांत स्वभाव, आदर्श व्यक्ति, है ना, सामान्य बातचीत से दुविधाओं, क्या बोलते हैं उसे, झगड़ों को सुलझाने वाला। तो आप सत्यनिष्ठ, आपका सत्यनिष्ठा इसमें है। आपका सत्यनिष्ठा मारपीट में नहीं, आपकी सत्यनिष्ठा शांति से झगड़ों को सुलझा। लेकिन आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ, आपका बड़ा अधिकारी ऑर्डर दिया, लाठीचार्ज, आप फंस गए दुविधा में कि यार मेरा तो जो मन है वो उस पर है कि मैं शांति से सब कुछ को निपटा सकता हूं, लेकिन मेरा जो अधिकारी है वो बोलता है कि लाठीचार्ज कर दो। आप कर्तव्यनिष्ठ भी हो, आप सत्यनिष्ठ भी हो, फंस जाओगे आप। ये है नैतिक दुविधा का प्रश्न। तो आपको बताना है प्रकार के बारे में, और आपके पास वृहद 10 लाइन है यार, बिल्कुल आप दुविधा को आराम से 3-4 लाइन में बताइए, है ना, 30 शब्दों में लगभग, या 24-25 शब्दों में उसे बताइए। फिर आप बताइए प्रकार को, आप बिल्कुल, है ना, क्रिएटिव बन जाइए, थोड़ा सा क्रिएटिव भी बनिए, क्रिएटिविटी दिखाइए आप, बिल्कुल ऐसे मान लो, है ना, किताब है आपके पास, कॉपी है लिखने के लिए,
ठीक है, अब यहाँ पर लिखना चालू कीजिए कि नैतिक दुविधा क्या है, बिल्कुल टॉपिक बनाइए, नैतिक दुविधा क्या है, क्वेश्चन मार्क भी लगाइए, इसे डब्बा में बंद कीजिए, नहीं तो ऐसे ना गोला कीजिए या अंडरलाइन कीजिए। करना है मतलब करना है, वो बाकी बातों में भूल जाओ कि कुछ नहीं करना है, कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो बताइए नैतिक दुविधा ऐसा ऐसा होता है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी ऐसा काम करेगा तो विकल्प होंगे, ये होंगे। फिर बताइए कि प्रकार क्या है, तो प्रकार में आप बिल्कुल है ना, या तो ऐसे ऐसे एरो निकाल दो या ऐसे ऐसे भी एरो निकाल दो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे चाहते हो, तो उसे अच्छा लगेगा, क्रिएटिव लगेगा, पढ़ने में आसानी हो जाएगी, वो समझेगा आपकी बातों को। फिर समस्याओं का समाधान कैसा करना है, उसके लिए आप 10 लाइन दीजिए समाधान, है ना, कि समाधान में क्या लिख सकते थे आप, बिल्कुल लिख सकते हैं कि अगर कोई नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है तो फिर मैं जो प्रशासनिक नियमावली होती है, जो नियम कानून बने होते हैं, उनके अनुसार, संविधान के अनुसार, नियमों के अनुसार, कानूनों के अनुसार फैसला लूंगा। फिर व्यक्तिगत हित से मैं सामाजिक हित को ज्यादा वरीयता दूंगा, तो समाज के हित को ज्यादा वरीयता दूंगा। सत्य निष्ठा से ज्यादा मैं कर्तव्य निष्ठा की ओर जाऊंगा, बिल्कुल जो हमारा अधिकारी बोल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका सोच वहीं तक मानिए जहां आपकी स्वविवेक की शक्ति है, जहां आपकी स्वविवेक की शक्ति, वहां सत्यनिष्ठा ज्यादा काम आएगी। लेकिन जहां पास आपके ऊपर एक प्रशासक पहले से बैठा हुआ है तो आपका उसको बात मानना है, आपको ऑर्डर को फॉलो करना होगा, वो जो कह रहे हैं उनको पूरी तरीके से मानना होगा। तो इस प्रकार से आप समस्याओं के समाधान को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर पुराने दिए गए निर्णयों के अनुसार समाधान कीजिए, तो 4 पॉइंट हो गया। या अदालतों के द्वारा क्या इसके बारे में कहा गया उसके अनुसार निर्णय लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। या फिर आप एक सामूहिक रूप से एक क्या है समझ विकसित कीजिए, अपने डिपार्टमेंट में सभी जो सीनियर्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, उनका एक निर्णय, एक सामूहिक निर्णय। तो 6-7 पॉइंट आराम से आप यहां पर लिख सकते थे 10 लाइनों में। फिर आपको पूछ रहा है व्याख्या कीजिए। अब क्वेश्चन अस्पष्ट है कि व्याख्या किसकी करनी है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से पढ़ोगे तो बोलता है नैतिक मूल्य किस तरह से इस समस्या का समाधान करेंगे। नैतिक मूल्य से समस्या का समाधान करना है, दुविधा हो गई, समाधान करना है, नैतिक मूल्य से करना है। ऑब्वियस सी बात है, व्याख्या भी नैतिक मूल्यों की ही करनी थी। आप नैतिक मूल्यों की व्याख्या कीजिए, साइड हेडिंग डाल लीजिए, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, लिखिए 2 लाइन की नैतिक मूल्य, है ना, जो मेरे विश्वास हैं, जो हमारे विश्वास होते हैं, जिनका है ना बचपन से लेकर अभी तक हम जिन्हें मानते आए हैं, वो मूल्य हैं जो कि हमें है ना सही और गलत का, शुभ अशुभ का, है ना, या कर्तव्यों का पालन करना सिखाते, वो मूल्य है मेरे, वो मूल्य हैं। फिर बताइए कि मूल्यों के प्रकार है या प्रशासनिक अधिकारियों के लिए मूल्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो 7, 6, 5 जितना भी आप लिखना चाहें, एक एक लाइन में, 1.5 लाइन में आप उसे क्या करिए, पूरी तरीके से व्याख्या कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं ना, मेंटालिटी यहाँ पर क्या है, आसान हो गया था। कैसे, अब जैसे मैं ऐसे कॉपी बनाया, कॉपी मेरा है ना, यहाँ मैं छोटा टॉपिक डाला सत्यनिष्ठा, मुझे पता है 5 लिखना है, चूंकि मैं 2 लाइन पहले यूज कर चुका हूं, अब मुझे 8 लाइन बचा है, तो मैं ज्यादा 5 लिख सकता हूं, 6 लिख सकता हूं, है ना। अब मुझे ज्यादा लंबा सेंटेंस फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है, 12 शब्द में, 10 शब्द में एक को बता दिया, बहुत है वो। ऐसे करते करते 4 या 5, 6 नैतिक मूल्य बता दीजिए, आपका काम हो जाएगा आसान। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे 15 नंबर के क्वेश्चन को किस प्रकार से आप डील करेंगे। अब बात करते हैं 8 नंबर वाले प्रश्नों में। 8 नंबर वालों में है ना, बैक से चल रहे हम लोग, तो ये 16 नंबर का प्रश्न आएगा, है ना। 8 नंबर के टोटल 3 प्रश्न होंगे, है ना, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, है ना, 15 ये रहा, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं, स्पिनोजा से। स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद क्या है, सर्व ईश्वरवाद, पैंथीज्म क्या है, व्याख्या कीजिए। पूरा 1 पेज है आपके पास, है ना, 100 शब्दों में लिखना है। 8 नंबर का प्रश्न 100 शब्दों में, 6 से डिवाइड कीजिए, है ना, लगभग यहाँ पास 15 से 16 लाइन आपको मिला था। 1 पेज का थोड़ा सा कम कर दिया था, बस थोड़ा सा कम कर दिया था, उतना आपको लिखना था यहाँ पास, 16 से 17 लाइन। अब जाहिर सी बात है, सीधे सिलेबस से क्वेश्चन उड़ कर आया। स्पिनोजा का जो दर्शन है वो बहुत वृहद है, उतना पढ़ पाना आपके लिए इम्पॉसिबल है, उतना समझ पाना इम्पॉसिबल है। उसमें से थोड़ा सा एक टॉपिक उठा दे दिया, वो है क्या, सर्ववाद, सर्व ईश्वरवाद। तो सर्व ईश्वरवाद के बारे में आपको बताना है यहाँ पर क्या होता है। तो सीधा सीधा बताना चालू कीजिए कि पैंथीज्म का मतलब क्या है ना, ये पैन अलग होता है ना, ये थीजियम अलग होता है, इसका मीनिंग ईश्वर, इसका मीनिंग ईश्वर होता है, इसका मतलब होता है सर्व होता है ना, और ये इसका द्रव्य सिद्धांत है, ये भी बताइए, ये इसका द्रव्य सिद्धांत है। पता है, दर्शन पढ़ते समय 2 चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी दार्शनिक का या तो ज्ञान मीमांसा पूछा है या तो तत्व मीमांसा पूछा है, ज्ञान मीमांसा या तत्व मीमांसा। जैसे जॉन लॉक का केवल ज्ञान मीमांसा पूछा है, तत्व मीमांसा पूछा ही नहीं है, तो तत्व मीमांसा क्यों पढ़ेंगे आप, है ना।
तो अब जैसे डेकार्त, स्पिनोजा, अब लाइबनिस की और ये स्पिनोजा की बात करेंगे तो इसमें केवल तत्वमीमांसा बोला गया है। तत्वमीमांसा में केवल क्या है, एक सर्व ईश्वरवाद है। तो आप बिल्कुल आंसर की शुरुआत कीजिए, मतलब पढ़ने का जो थॉट प्रोसेस है उसे भी आपको डेवलप करना पड़ेगा, उसी के अनुसार आप आंसर फॉर्म भी कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि ये तत्वमीमांसा है या फिर ये द्रव्य सिद्धांत है इसका, तो फिर आप इसको सीधा यहीं से चालू करेंगे, ईश्वरवाद ये है, वो है, ऐसा है, इसकी प्रकृति ऐसी है। नहीं, इसको अच्छा कर सकते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल है आपके पास, जगह पर्याप्त है, 16 लाइन है। अब बिल्कुल यहां से शुरुआत कीजिए कि स्पिनोजा के द्रव्य सिद्धांत के अनुसार ईश्वर ही सब कुछ है ना, ईश्वर ही क्या है, उसका परम तत्व है ना, ये उसका द्रव्य सिद्धांत या तत्वमीमांसा। अब यहां से शुरू करने से आपको पढ़ने वाले को अच्छा लगेगा, उसको कुछ अलग मिलेगा, वो सीधा यहां से शुरू, उसको कुछ अलग मिला है। आप अंडरलाइन कर दिया, द्रव्य सिद्धांत जहां लिखा उसे अंडरलाइन कर दो। ऐसा एक लाइन लिखा कि ऐसा 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 है, फिर द्रव्य सिद्धांत को अंडरलाइन कर दो, बिल्कुल करो। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, फिर ये भी बता दो ना कि वो बुद्धिवादी दार्शनिक है। डेकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिस ये तीनों बुद्धिवादी, लॉक, बर्कले, ह्यूम ये तीनों क्या है, अनुभववादी। तो आप बताइए कि जो स्पिनोजा है वो क्या है, पूर्ण रूप से एक बुद्धिवादी दार्शनिक है और बुद्धि के द्वारा ही क्या है, सब कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा वो मानते आए हैं। इन्होंने क्या किया, सर्व ईश्वरवाद की अवधारणा को विकसित किया है, जिसके अनुसार पैन का मतलब ये होता है, थीसियम का मतलब ये होता है। फिर अब उसके बारे में क्या बताइए, स्वरूप कैसा, उसकी विशेषता क्या है, स्वरूप बोलिए, विशेषता क्या है, उसके गुण क्या है, तीनों एक ही आएगा, तीनों में एक ही चीज लिखना है, गुण, विशेषता, स्वरूप, तीनों एक ही चीज लिखना है और कुछ अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। कि भाई जगत और ईश्वर को बराबर माना, जगत के जो उत्पत्ति के रूप में अर्थात निमित्त कारण के रूप में ईश्वर को देखा, इस जगत का संचालन करता ही ईश्वर है, इस जगत की संपूर्ण वस्तुएं या इनमें पाए जाने वाले सभी तत्व, रस, सब कुछ किसके लिए, ईश्वर के लिए है। तो ये इनके ईश्वरवाद की क्या है, अवधारणा है। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को लिख सकते हैं, एक फ्रेम कर सकते हैं आंसर को, और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपका पढ़ने का तरीका वैसा है तो फिर आपका लिखने का तरीका भी वैसा ही बनेगा। कि मैं पढ़ा कैसा था, तो मुझे पढ़ते समय ये पता था, जब मैं स्पिनोजा को पढ़ रहा था तो मुझे पता था कि भाई ये इसका द्रव्य सिद्धांत है, ये ज्ञान मीमांसा नहीं है उसका, ये तत्व मीमांसा है, उसका द्रव्य सिद्धांत। वो ईश्वर को ही परम तत्व मान लेता है और उसी के अनुसार सबकी व्याख्या कर देता है। वो जगत की भी व्याख्या इसी के अनुसार करता है, वो आत्मा की व्याख्या इसी के अनुसार करता है, वो सुख दुख सभी चीजों की व्याख्या किसके अनुसार करता है, ईश्वर के अनुसार करता है। वो ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानता है। तो आप जब ऐसा पढ़ेंगे तो वैसा लिखेंगे भी। फिर और अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन क्या आया था भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो, समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए, कितना दिमाग लगाओगे वहां पास, कुछ नहीं करना है, सीधा मान लो व्याख्या कीजिए। अब बोलोगे ये क्या बता रहे हो, सारे टीचर तो बोलते हैं कि व्याख्या अलग होता है, ये अलग होता है, सही बता रहे हैं, कर नहीं पाओगे, ये भी फैक्ट है, नहीं कर पाओगे इतना, ठीक है। मेंस में आपके पास इतना समय नहीं है सोचने का कि मैं समीक्षा करने बैठूं। समीक्षा करने बैठोगे इतना सोच दोगे कि कम से कम 12-15 मिनट में उसी को लिखोगे, फालतू का ना समय बचेगा, ना नंबर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो पढ़ने वाले को भी समझ नहीं आएगा क्या समीक्षा करके, क्योंकि समीक्षा आप करोगे तो भाई पढ़ने वाले को भी तो पता चले कि आपने जो समीक्षा की वो सही है, उसे भी तो समझ में आए कि आपने जो समीक्षा की वो सच में समीक्षा है। तो क्या करना है, सीधा सीधा लिख दो, जय है, सीधा सीधा बता दो कि प्रत्ययवाद क्या है ब्रैडले का और ये इसका प्रत्ययवाद क्या है हेगल का। 2 तरीके थे, ऐसे कर लो, दोनों साइड, एक साइड है ना ये हेगल का बता दो और एक साइड क्या बता दो, ब्रैडले का बता दो, या फिर आप बराबर बांट लो, है ना, ये जो कॉपी है उसे आप बराबर भी बांट सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ऐसे करके बांट लो, ऊपर इसका बता दिया, नीचे इसका बता दीजिए, ठीक है। लिखना क्या था, हेगल का द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद। अच्छा, अब यहां ये भी समझते हैं कि अगर मान लो आपको नहीं पता है, नहीं आता है, हेगल का साला पता ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, एकदम समझ नहीं आ रहा है कि हेगल मतलब भूल गया, भूल जाते हैं, पता है आपको, भूल जाते हैं। उससे पहले पेपर नंबर 5 देकर आए, उससे एक दिन पहले इतना हैक्टिक पेपर था, इतना ज़्यादा लिखा, उससे पहले लैंग्वेज था, और उससे पहले 4 दिन तो पढ़ा ही नहीं आपने, भूल गए हेगल का प्रत्ययवाद क्या है। आपको वर्ड के मीनिंग को समझना है। प्रत्ययवाद, प्रत्यय का मतलब होता है आइडियाज और वाद का मतलब है उसी की बात करना। तो वो केवल आइडिया, आइडिया का मतलब विचार, और भैया विचार की उत्पत्ति कहाँ होती है, बुद्धि में होती है। और बस इतना याद रखना है कि जो हेगल है वो बुद्धिवादी दार्शनिक है, वो पूरी तरीके से क्या है, बुद्धिवादी दार्शनिक है। जैसे डेकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिस बुद्धिवादी हैं, उसी प्रकार से हेगल और ब्रैडले दोनों क्या हैं, बुद्धिवादी है। ये तो घोर बुद्धिवादी है, बहुत ज्यादा बुद्धिवादी, वो तो अति बुद्धिवादी है, ठीक है।
तो आपको बताना था कि जो हीगल का द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद है वो निरपेक्ष प्रत्ययवाद है, वो उसका तत्वमीमांसा है, वो बुद्धिवादी दार्शनिक है ना, वो बुद्धिवादी दार्शनिक है। वो मानता है कि संपूर्ण ज्ञान कहाँ निहित है, बुद्धि में निहित है, और वो प्रत्यय के रूप में निहित है, प्रत्यय के रूप में निहित है, पूरी तरीके से वो क्या है, प्रत्यय है। जो बौद्धिक है वो सत्य है, और जो सत्य है वो बौद्धिक है, वो उसका फेमस वाक्य है। तो उसको आपको बताना था कि जो हमारे अंदर, जो बुद्धि के अंदर जो प्रत्यय है, उसी का प्रकटीकरण मात्र क्या है, तो जो भौतिक जगत है वो प्रकटीकरण मात्र है। अगर भौतिक तत्व प्रत्यय नहीं होता तो हम उसे समझ नहीं पाते। लोस लाइक अनोस, मतलब जो जैसा है उसे वैसा होगा, तभी हम उसे समझ पाएंगे, अर्थात उसे समझ नहीं पाएंगे। अगर भौतिक वस्तुएं जड़ वस्तुएं हैं तो फिर उसे चेतना कैसे समझ सकता है भाई? जड़ को चेतना कैसे समझेगा? चेतना को चेतना ही समझ सकता है, अर्थात भौतिक वस्तुएं चेतना वस्तुएं हैं, वो जड़ वस्तुएं नहीं है। तो ये बताना था उसके प्रत्ययवाद में। उसके प्रत्ययवाद में इतना ही बताना था कि जो हीगल का प्रत्ययवाद है वो निरपेक्ष प्रत्ययवाद है। निरपेक्ष क्यों है? क्योंकि वो स्वयंभू है, वो किसी अन्य पर डिपेंड नहीं करता है, वो कार्य कारण से रहित है ना। उसे जानने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, तो आपको है ना ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक हो जाएगी। उसे सामान्य ज्ञान से आपको जान पाना वो पॉसिबल नहीं है। फिर आप बताना था प्रत्ययवाद क्या है उसके अनुसार, तो निरपेक्ष प्रत्ययवाद उसके तत्वमीमांसा की अवधारणा है, जिसके अनुसार वो संपूर्ण रचना किससे मानता है, तो प्रत्यय की मानता है। संपूर्ण चीज वो प्रत्यय के माध्यम से दिखाता है ना। वो भौतिक वस्तुओं को सत्य नहीं मानता है, भौतिक वस्तुएं असत्य हैं, असत्य नहीं है, भौतिक वस्तुएं चेतना वस्तुएं हैं, क्योंकि चेतना वस्तुएं ही चेतना वस्तुओं को समझ सकती हैं, चेतना ही चेतना को समझ सकता है। उसका फेमस कोटेशन है, बौद्धिक ही सत्य है, सत्य ही बौद्धिक है। आई थिंक वही है ना। तो उसे आपको लिखना था, वो इतना समझा देंगे आप, है ना, बिल्कुल खर्च कर देंगे। अच्छा, फिर वो द्वंद्वात्मक, ये जो वर्ड है ना द्वंद्वात्मक, को समझाइए, ये समझाइए कि भाई प्रत्ययवाद की जो समझ है वो हमें द्वंद्वात्मक विधि से पता चली। ये जो प्रत्ययवाद है वो कहां से आया है? द्वंद्वात्मक विधि से आया। मतलब प्रमाण दिया उसने, सीधी सी बात है, क्या दिया उसने? प्रमाण दिया। अपने प्रत्ययवाद के लिए प्रमाण के रूप में क्या दिया? द्वंद्वात्मक विधि दी। या प्रत्ययवाद को समझने के लिए कौन सी विधि का विकसित किया उसने, है ना, द्वंद्वात्मक विधि का, जिसमें विचार होता है, उसका एक प्रतिविचार होता है, मतलब वाद होता है, प्रतिवाद होता है, फिर एक थे नया संवाद निकल कर आता है। संवाद, प्रतिवाद और वाद, मतलब दो, एक तत्व होता है, उसका विरोधी तत्व होता है, इन दोनों के बीच में मध्यम मार्गी होता है, तो फिर एक नया तत्व निकलता है। इस नए तत्व का जब जन्म होता है तो इसका एक विरोधी तत्व आता है, तो इन दोनों में सामंजस्य स्थापित होकर एक नया तत्व निकलता है। यही तो द्वंद्वात्मक विधि है, यही क्या है? द्वंद्वात्मक विधि है। उपयोग बताना था, उपयोग बता दीजिए कि इसका उपयोग किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने किया। ठीक है, सॉरी, साम्यवाद के जनक साम्यवाद ने इसका क्या किया है? उपयोग किया। और साम्यवादी सिद्धांत भी यहीं से था, कार्ल मार्क्स ही थे, है ना। कार्ल मार्क्स ने ही बोला था कि ये जो है वो सर के बल खड़ा है, इसे मैं पैर के बल में क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। और द्वंद्वात्मक विधि का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया? साम्यवाद की स्थापना करने की बात की थी। तो बिल्कुल आप 10 से 8 लाइन का यूज़ करके इतना बताइए। अब इसको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि 6-6 शब्द लिखना है। तो बिल्कुल शुरुआत कीजिए। हीगल का प्रत्ययवाद क्या है? निरपेक्ष प्रत्ययवाद है, वो बुद्धिवादी दार्शनिक है। उसका मानना है कि संपूर्ण सत्ता प्रत्यय की होती है। वो अभौतिकवादी है, भौतिक वस्तुएं चेतना वस्तुएं हैं, है ना। उसका जो फेमस कोट है ना, उसका जो कथन है वो क्या है? बौद्धिक ही सत्य, सत बौद्धिक है। देखना पड़ेगा, शायद वही है ना, आई थिंक वही है। तो ये आपको बताना था। फिर बताना था कि उन्होंने द्वंद्वात्मक विधि का प्रयोग किया है। द्वंद्वात्मक विधि में वाद होता है, प्रतिवाद होता है, फिर ये संवाद बीच में निकल कर आता है ना। फिर ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। ये केवल इसका प्रयोग केवल और केवल उत्तर जानने के लिए किया है ना। केवल प्रयोग उत्तर जानने के लिए किया है। इसका परिणाम नहीं है, ये कोई परिणाम नहीं है ना। द्वंद्वात्मक विधि उसका कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, साधन है, साध्य नहीं है। ये क्या है? केवल साधन मात्र है। फिर आपके पास आधा जगह बचाकर आपको क्या करना था? ब्रेडले का प्रत्ययवाद लिखना था। ब्रेडले के प्रत्ययवाद में आपको यह बताना हो जाता है कि ये पूर्ण बुद्धिवादी दार्शनिक है। ये भौतिक तत्वों की तो ये बात भी नहीं करता है। ये मानता है कि जितने भी तत्व हैं या इससे जितने भी पहले के जो भी तत्व आए हैं वो विरोधाभास हैं, उस पर किसी न किसी प्रकार का व्याघात है, व्याघातपूर्ण है, वो विरोधाभास से रहित है, सहित है, विरोध से रहित, सहित है। तो जो परम तत्व होगा वो विरोध रहित होगा, वो पूरी तरीके से विरोधों से रहित होगा, उस पर किसी का बस नहीं होगा, है ना। वो अविभाज्य होगा, वो निरपेक्ष होगा। तो इसका भी प्रत्ययवाद क्या है? बुद्धि पर आधारित है।
इसका भी प्रत्ययवाद क्या है, अव्याघातपूर्ण है। इसका प्रत्ययवाद क्या है, अव्याघातपूर्ण है, निरपेक्ष है। कैसे जाना जाता है, तो इसके भी प्रत्ययवाद को जाना जाता है भावनाओं के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, है ना, और अंतर्दर्शन के माध्यम से। तो यहां भी आप प्रमाण दे सकते थे कि इसको जाना जाएगा अंतर्दर्शन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से और संकल्प या भावनाओं के माध्यम से हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो ये हो गया ब्रेडले का प्रत्ययवाद। हो सकता है कि आपको पूरा आंसर ना पता हो, लेकिन अगर आपको शब्दों का मीनिंग पता है, उसके पीछे का थॉट्स थोड़ा सा पता है, तो आप इस आंसर को फॉर्म कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, पढ़ते समय हम सोचते हैं कि हमें A to Z वही याद हो जो लिखा हुआ है। इम्पॉसिबल है। आपको उसे अपने शब्दों में पुरोना होता है, उसे आप अपने धागों में पूरे पिरो दीजिए, उसे जैसा भी आपको समझ में आता है वैसा समझिए। शब्दों को आप डिकोड करके रखिए कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। अगर ऐसा पूछ दिया तो मैं ऐसा ऐसे आंसर में फॉर्म कर दूंगा। तो ये आप अच्छा उत्तर लिख सकते थे। फिर एक और क्वेश्चन आया भाई, एक और क्वेश्चन आ गया कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। अब सीधा बोल दिया आलोचना करना है, तो जाहिर सी बात है हम थोड़ा सा इसको क्रिटिकल एनालिसिस ही करेंगे, है ना। थोड़ा सा हम यहाँ पर क्रिटिकल होंगे, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव भी लिखेंगे और नेगेटिव भी, लेकिन नेगेटिव पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आलोचना का मतलब नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन हमारे थिंकिंग में इतना गहराई पर यह बैठ चुका है कि वो नेगेटिव ही होता है। जैसे मैं बोल दूंगा ना कि भाई तेरा ना वहां बैठ के आलोचना कर रहे हैं, तो पता है वो क्या सोचेगा, मेरा बुराई कर रहे हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आलोचना में, है ना, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की चर्चाएं की जाती है, उसे हम आलोचना कहते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं, है ना। लेकिन हमारा जो वर्तमान में जो हमारा बौद्धिक स्तर है हम सभी लोगों का, वो ये मानता है कि आलोचना का मतलब नेगेटिव है, तो उत्तर में भी दिखना चाहिए। ठीक है, जो गलत मानते हैं वो गलत ही सही है, गलत ही सही है, वही है, और क्या है। तो लेकिन हम थोड़ा सा, हाँ, सेफ साइड लेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव भी लिख देंगे भाई कि कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत को वर्तमान की स्थिति या फिर उस समय तत्कालीन स्थिति में, है ना, किसी भी एक राज्य के अपने पड़ोसी राज्य के संबंध के आधार पर, है ना, एक वृत्त खंड में उसे विभाजित किया, जिसे मंडल सिद्धांत कहा गया, जिसमें टोटल, है ना, 12 या 14 यहाँ पर प्रकार के क्या है राज्यों की बात की उन्होंने। उन सभी का नाम बता दिया, अगर बता पा रहे हैं तो लगभग आपने 3-4 लाइन का यूज कर लिया, है ना। फिर थोड़ा सा महत्व बताइए कि ये हमें थोड़ा सा क्या देते हैं, तो अपने विदेशी संबंधों को संचालन करने में सहायता प्रदान करते हैं, है ना। वर्तमान में भी प्रासंगिक, दूसरा पॉइंट बताइए, महत्व बता रहे हैं आप। अब इसके बाद क्या कीजिए, है ना, इसके नकारात्मक पक्ष लिखिए, सीधा एकदम टॉपिक डालिए, नकारात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष में आप क्या लिख सकते थे कि भाई जो मंडल सिद्धांत है वो गतिशील नहीं है। कौटिल्य ने बोल दिया कि ये 12 होते हैं या 14 होते हैं, तो 12 और 14 ही होते हैं, बदल नहीं सकते क्या? बदल सकते हैं भाई। उसने बताना था कि ये गतिशील है ना, ये गतिशील है, तो एक आलोचना हो गया कि वो गतिहीन बना दिया उसने। कौटिल्य ने उसे क्या बना दिया, गतिहीन बना दिया पूरी तरीके से, वो गतिहीन हो गया। तो ये आलोचना का पॉइंट है। दूसरा और आलोचना क्या कर सकते थे आप कि ये जो जटिल संबंध है ना, जटिल संबंधों को सरल बता दिया उन्होंने। भाई मैं कह सकता हूं कि ये मेरा पड़ोसी हमेशा क्या होगा, है ना, मतलब हमेशा लड़ाई करने की मांग करे, बिल्कुल नहीं कह सकता। तो उन्होंने जो जटिल संबंध होते थे उसे बहुत ही सरल कर दिया, जो कि अच्छा बात नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा ये बता दिया कि युद्ध तो मतलब अनिवार्य रूप से होगा, अवश्यंभावी है कि होना ही होना है, टाला नहीं जा सकता युद्ध को, ऐसा मानना था इस सिद्धांत का। तो वो भी एक तरीके से गलत माना जाएगा, है ना। अनुशासन की बात नहीं की गई थी यहाँ पर, है ना, किसी भी प्रकार के अनुशासन की बात नहीं की गई थी, है ना। केवल साध्य की बात की गई थी, साध्य की बात की गई थी, साधन की बातें नहीं की गई थी। तो इस प्रकार से 5 आलोचना, मैं जब लिख रहा था तो मुझे 4-5 ही याद आया, तो मैं वो 4-5 लिखा, है ना, और यही था, और कुछ नहीं था मेरे पास लिखने को, है ना। अगर कोई बहुत अलग लिखा होगा तो वो क्या किया होगा कि वो आलोचना कर दिया होगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता था कि इसमें पॉजिटिव पॉइंट बताना था और नेगेटिव पॉइंट भी बताना था आपको। नेगेटिव पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर देना था और कुछ नहीं था। नेगेटिव में आप इसके नेगेटिव को ऐसे लिख सकते थे, पढ़ते समय हमें कभी पढ़ाया नहीं जाता है कि आलोचना ऐसा करना है आपको, या मंडल सिद्धांत पढ़ लिए, है ना, केवल हम मंडल सिद्धांत पढ़ लेते हैं, उसके आलोचना के बारे में पढ़ते ही नहीं है। लेकिन आप अपने मन से आप आलोचना कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो संबंध के बारे में बता रहा है, एक राज्य का संबंध दूसरे राज्य से बता रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब संबंधों की बात करेगा वो, है ना, तो हम क्या करेंगे उसे, जटिल है भाई, तो वो जटिल है, तो उसे हम सरल कैसे कर सकते हैं। तो आलोचना का पॉइंट है, क्या लड़ाई होना आवश्यक है? नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। क्या वो गतिहीन है? बिल्कुल गतिहीन, गतिशील है वो। तो ये आलोचना के पॉइंट हो सकते थे। अब बात करते हैं 4 नंबर के प्रश्नों की। अब आएंगे छोटे छोटे प्रश्न, जनरली फैक्चुअल आते हैं,
है ना, और उसे फैक्चुअल के हिसाब से ही लिखना होता है। 10 लाइन दिया था, पहले 8 लाइन थे, अब 10 लाइन हो चुके हैं। अपूर्व का सिद्धांत बताइए, बहुत आसान था, मीमांसक है ना, मीमांसा धर्म में पूछ रहा है अपूर्व का सिद्धांत क्या है। तो बताइए कि जो मीमांसक है ना, वो आस्तिक हैं और अनीश्वरवादी हैं। मीमांसक क्या है, अनीश्वरवादी हैं और आस्तिक धर्म है ना, वो कर्म सिद्धांत को मानते हैं। वो कर्म कौन से कर्म, तो वेदों के अनुसार जो कर्म है वही कर्म आपको करने हैं, बाकी कर्म नहीं करने हैं। अब कर्मों के उन्होंने 4-5 चरण है, तो उसे भी आप लिख देंगे तो अच्छी बात है। अर्थात कैसे होगा, तो आपके 2 लाइन में है ना पूरा का पूरा मीमांसा आ जाना चाहिए। उसके बाद जो आप 6 लाइन है उसका यूज करेंगे अपूर्व को बताने के लिए। सीधा अपूर्व मत बताना चालू कर देना, है ना, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो उससे। अपूर्व तब बताना है जब आप बता देंगे कि अपूर्व क्यों। अपूर्व क्यों, क्योंकि मीमांसक आस्तिक हैं और वो वेदों के अनुसार कर्म को ही है ना सही कर्म मानते हैं, और उन्हीं कर्मों को करने से आपको पाप या पुण्य का अर्जन होता है। अब यहां पर बताना है कि अपूर्व के माध्यम से यह बताया गया है मीमांसक के द्वारा कि जो कर्म है उनके अनुसार एक अदृश्य शक्ति का निर्माण होता है। उस अदृश्य शक्ति से हमारे अंतर पाप और पुण्य सृजित होते हैं और उन्हीं के अनुसार हम क्या करते हैं, अपने अगले जीवन को भोगते हैं। और ये जो शक्ति है वो जो पूर्व है, जो पूर्व में नहीं था, अपूर्व मतलब जो पहले नहीं था। यहाँ अ क्या है, नकारात्मक है, अ क्या है, नकारात्मक है। पूर्व, अपूर्व, अपूर्व का मतलब जो पूर्व में नहीं था। तो जो पहले से नहीं था वही क्या है, अपूर्व है। पहले से क्या नहीं था, पहले से ना तो मेरे पास पाप थे ना पुण्य थे। तो पाप और पुण्य कैसे आया, पाप पुण्य आया कैसे, तो वेदों के अनुसार कर्म करूंगा तो पुण्य होगा, अगर उसके अनुसार नहीं करूंगा तो क्या होगा, पाप होगा। तो अपूर्व ऐसी शक्ति है जो कि हमें यह बताती है कि वेदों के अनुसार कर्म करने से हमें क्या होगा, है ना, अच्छे लाभकारी फल प्राप्त होंगे, और उसके अनुसार कर्म नहीं करने पर हमें अलाभकारी कर प्राप्त होंगे। अगर मैंने निषिद्ध कर्म कर दिया तो मुझे प्रायश्चित भी करना होगा। क्या करना होगा, प्रायश्चित भी करना होगा। तो कर्म सिद्धांत पर आधारित था। तो इसमें 2 लाइन आप फ्रेम करते वेदों के अनुसार आस्तिक और ये कर्म को, और फिर कर्म से आप कहां जाते, अपूर्व में। वो टोटल 6 पॉइंट को आप कर सकते हैं। यहां पास आप पैराग्राफ बनाएंगे, यहां पास पॉइंट का कोई ज्यादा इसको बनता नहीं है। तो यहां अब अगर आप पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ में आंसर को लिखेंगे तो आपका बिल्कुल अच्छा नंबर देने का प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि न्याय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में प्रमा के अंगों का वर्णन कीजिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, न्याय दर्शन किसने दिया ये बता दीजिए। बिल्कुल बताइए, क्योंकि क्या लिखोगे अब 4 नंबर में है, 10 लाइन है आपके पास। बिल्कुल बताइए कि न्याय दर्शन है ना फलना दार्शनिक ने दिया था, और इसके दर्शन के अनुसार है ना इन्होंने अपनी ज्ञान मीमांसा में प्रमा और अप्रमा की बात की थी। ज्ञान 2 प्रकार के, प्रमा और अप्रमा। फिर प्रमा जो है उसमें क्या है, तो 3 प्रकार के प्रमा की बात की, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण की बात की। तो ये तीनों बता दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। प्रमाता का मतलब होता है ज्ञाता, प्रमाता का मतलब क्या होता है, ज्ञाता। मतलब आपने शुरुआत की कि भाई न्याय दर्शन इन्होंने दिया था, है ना, गौतम मुनि ने दिया था, जहां तक याद आ रहा है मुझे। तो इन्होंने दिया था और इन्होंने क्या किया था, तो अपनी ज्ञान मीमांसा में, है ना, अपनी ज्ञान मीमांसा के थ्योरी में क्या किया था, ज्ञान मीमांसा के सिद्धांत में प्रमा और अप्रमा के 2 प्रकार के ज्ञान की बात की गई थी, है ना। प्रमा क्या है, सत्य ज्ञान है, अप्रमा असत्य ज्ञान है। आपने इतना बताया। फिर प्रमा के सीधा आप हेडिंग डाल दीजिए, प्रमा के प्रकार, ताकि उसे लगे कि भाई आपने पहले न्याय दर्शन के व्यक्ति के बारे में बताया, फिर आपने न्याय दर्शन में प्रमा का जो छोटा भाई है अप्रमा उसे भी बताया, है ना। उतने में उसको थोड़ा सा अच्छा सर्टिफिकेशन। फिर क्वेश्चन क्या था, उसके अंग। तो आप हेडिंग डाल दीजिए प्रमा के प्रकार या प्रमा के अंग। फिर यहाँ पास आपके पास 7 या 8 लाइन बचा है, तो पहला डालिए प्रमाता, 2-3 लाइन लिखिए, दूसरा डालिए प्रमाण, ये लाइन लिखिए, और फिर लिखिए प्रमेय, ये 3 लाइन लिखिए, और कहानी खत्म कीजिए, हो जाएगा यहाँ पास। तो प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। प्रमाता मतलब ज्ञाता, जो ज्ञान अर्जित करना चाहता है वो क्या है, ज्ञाता, है ना। प्रमाण का मतलब जिसके माध्यम से ज्ञान अर्जित किया जाएगा, जो माध्यम है, साधन है, वो क्या है, प्रमाण है। और प्रमेय क्या है, जिसके बारे में जानना है, जो ज्ञेय वस्तु है वही क्या है, प्रमेय है। फिर एक और क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था, सांख्य दर्शन में प्रकृति का स्वरूप समझाइए। इजी क्वेश्चन है, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स बना दीजिए, टोटल है ना 4 नंबर का क्वेश्चन है। मैं तो चाहूंगा कि बीच में डंडा खींच के पॉइंट बना दो, ज्यादा बेटर है ना। बहुत अगर समय की कमी है तो बिल्कुल एकदम छोटे छोटे पॉइंट बनाओ। 6 शब्द आए, मैं क्या बताया हूं आपको, 3 इधर शब्द और 3 इधर, 6 शब्द आएंगे, एक डंडा खींच दो, 3 इधर शब्द आया, 3 इधर आया, है ना। टोटल ऐसे आप कितना पॉइंट बना दो, कम से कम यहाँ 4 पॉइंट इधर बनाओ और 4 पॉइंट इधर, 8 पॉइंट में आंसर कंप्लीट करो, है ना। क्वेश्चन क्या था, तो प्रकृति का स्वरूप बताना है। आपको पता होना चाहिए कि सांख्य ने, है ना, 2 प्रकार के तत्वों की बात की थी। वो द्वैतवादी था, सांख्य द्वैतवादी है। एक प्रकृति और पुरुष के नाम की 2 प्रकार के वो क्या बताता था, तत्व बताता था। प्रकृति क्या होता है, तो प्रकृति जड़ तत्व है, और पुरुष क्या था, चेतना तत्व था। तो ये जड़ है। तो
ऐसा भी कर सकते थे, है ना। दूसरा तरीका यह था कि आप पहले 2 लाइन में बताइए कि सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है, जिसमें प्रकृति और पुरुष को परम तत्व के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रकृति जो है वो जड़ है और पुरुष क्या है, चेतन है। फिर साइड हेडिंग बनाइए, पुरुष के प्रकृति के स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप बनाइए और फिर इधर क्या कीजिए, ऐसे डंडा खींच दीजिए। डंडा इधर 8 लाइन और इधर 8 लाइन लिखिए कम से कम, है ना, तो फिर हो जाएगा। प्रकृति का स्वरूप क्या है, तो प्रकृति जड़ है, प्रकृति निरअवयव है, मतलब उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, है ना। प्रकृति क्या है, गतिहीन है, मतलब वो गतिशील नहीं है, है ना। प्रकृति क्या है, एक है, ठीक। तो इस प्रकार से, और क्या है, प्रकृति पूर्ण है, प्रकृति अविभाज्य है। तो इस प्रकार से आप तोड़ते जाइए और पॉइंट बनाइए। पॉइंट बनाएंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा उसे, वो पढ़ते जाएगा, नंबर देते जाएगा, पढ़ते जाएगा, नंबर देते जाएगा। कई लोग क्या किए होंगे, शायद तक पैराग्राफ में आंसर लिखेंगे, थोड़ा सा वो कैचेबल नहीं होता, वो थोड़ा सा आई कैची नहीं होता, इस कारण से दिक्कत हो जाता है। तो अगर आप इसमें नंबर चाहते थे तो ऐसा कर सकते थे। फिर 2 क्वेश्चन और बचेगा, है ना। एक क्वेश्चन था, धर्म दर्शन में ईश्वर की सर्वशक्तिमता का मूल्य बताइए, कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। देखो ये कहाँ से आया पता है आपको। दर्शन को अगर आप तोड़ोगे तो दर्शन में 3 पॉइंट है ना। पहला है भारतीय दर्शन, फिर है पाश्चात्य दर्शन, और फिर आएगा क्या, तो नैतिक, जिसका दर्शन से कोई संबंध ज़्यादा है नहीं। लेकिन नैतिकता जनरली कहाँ से आती है, तो ईश्वर से आती है, धर्म से आती है ना। हम जो भी इंसान हैं उनमें जो नैतिक भाव है जनरली कहाँ से आता है, ईश्वर से आता है, ठीक है। तो ईश्वर का तो बहुत ज़्यादा महत्व है, धर्म से आता है, और धर्म में किसका ज़्यादा महत्व है, तो ईश्वर का। और ईश्वर ही क्या है, सर्वशक्तिमान है। तो यहां से वो प्रश्न पूछा था, धर्म दर्शन को नैतिक मूल्यों से जोड़ दिया उसने, ठीक है, मूल्य से जोड़ दिया कि ईश्वर सर्वशक्ति। तो बताइए कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, धर्म दर्शन में, है ना, मुख्य बिंदु क्या है, तो ईश्वर है। ईश्वर को ही एक परम संचालक के रूप में देखा गया है, ईश्वर को ही उत्पत्तिकर्ता के रूप में देखा गया है, ईश्वर को ही निमित्त मात्र देखा गया है, ईश्वर ही सभी गुणों का मालिक है, ईश्वर में सत रज तम तीनों निवास करते हैं, ठीक है। इस ईश्वर ही हमें नैतिक मूल्यों पर चलना सिखाता है। अगर गलत काम करते हैं तो ईश्वर ही हमें क्या देता है, सजा देता है। तो ईश्वर की व्याख्या इस रूप में की गई है धर्म दर्शनों में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, जैसे डायरेक्ट पूछ दिया, जैसे अगला क्वेश्चन पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है। सतनाम पंथ की विशेषता, 7 विशेषता बता दीजिए, है ना, कि पराई जो पर स्त्री है ना, उसे बेटी बहन मानेंगे, है ना, सतनाम पर विश्वास करेंगे, है ना, जो अति विलास या अति भोग करते हैं उसे, है ना, जैसे मदिरा शराब, इसका उपभोग नहीं करेंगे, है ना, झूठ नहीं बोलना है, ये भी एक विशेषता है ना। दोपहर के बाद हमें क्या है, जो बैल होता है उससे हमें जुताई नहीं करनी है, दोपहर के बाद उसे विश्राम देना है ना। तो इस प्रकार से टोटल 7 विशेषता है। अभी मुझे 4-5 याद आ रहे हैं, 5 के आसपास याद आ रहे हैं, लेकिन टोटल 7 था। जब रिवीजन किए थे उस समय 7 याद था। तो टोटल 7 विशेषता, आप 7 विशेषता लिखिए, 7 ही है, वो 7 लिख के आपका काम पूरा बन जाता। और 7 को पॉइंट पर लिखना था पूरा, है ना। वो आडंबर से दूर रहते थे, है ना, वो जो आडंबर होता था, जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया उन्होंने, है ना, और जो आडंबर है उससे भी क्या है, वो दूर रहे। तो ये 7 विशेषता था। आप 7, ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां पास आप ये 7 पॉइंट लिखेंगे। 4 नंबर का है, 3 नंबर, 3.5 नंबर दे सकता है। अगर आप 4 या 5 पॉइंट लिखे तो हो सकता है वो 2 ही नंबर देगा। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई, ये बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें हो सकता है मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो दूसरे आंसर से अलग निकलेगा, है ना। हो सकता है कि गूगल में आंसर अलग निकलेगा, हो सकता है कि किसी किताब में आंसर अलग निकलेगा। मैं वहाँ पर जो सोच पाया, है ना, जो लिख पाया, है ना, या फिर जो अभ्यर्थी से बात हुआ कि वो जो सोच पाए वो इस प्रकार से सोच पाए कि वो धर्म दर्शन का क्वेश्चन है, नैतिकता से उसका, हम चूंकि वो मूल्यों की बात करता है ना, सर्वशक्तिमत्ता का मूल्य है यहाँ पर, है ना। कौन सी मूल्य, वो सर्वशक्तिमान का मूल्य है वो, तो उसे मूल्यों से हम जोड़ के आंसर लिख सकते थे। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। बहुत सारे वे हैं इसके लिखने के, आप जिस वे में लिखना चाहे उसमें लिख सकते थे। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, अब देखा समय होता नहीं है 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 8 क्वेश्चन है, 10 मिनट या 11 मिनट है, उसमें धड़ाधड़ लिखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, तुरंत लिखना है। कांट के दर्शन को आलोचनात्मक दर्शन क्यों कहते हैं भाई, उसका दर्शन का नाम ही आलोचनात्मक दर्शन है ना, तो उसको क्यों आलोचनात्मक दर्शन कहते हैं, तो बहुत आसान सा है। दो कारण है जिसके कारण कहते हैं, है ना। पहला कारण आप बता देते कि भाई जो कांट है उन्होंने अपने दर्शन की जो शुरुआत की थी वो बुद्धिवादी से की थी, है ना। फिर वो बुद्धिवादी को छोड़कर वो क्या बन गए, अनुभववादी बन गए। फिर वो दोनों को छोड़े, उन्होंने दोनों के सामंजस्य पर स्थापित किया और दोनों के दर्शन की समीक्षा की, दोनों की दर्शन की क्या की, समीक्षा की। इस कारण से उनके जो दर्शन है उसको क्या कहते हैं, समीक्षावाद कहते हैं, या आलोचनात्मक दर्शन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से उसके दर्शन को क्या कहते हैं। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हर जगह आपको इसका आंसर मिल जाएगा, बहुत आसान पूछा था।
लेकिन नंबर मैं बता रहा हूं अभी भी क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, ठीक है, 2 नहीं मिलेगा। फैक्चुअल एकदम फैक्चुअल होता है, एकदम फैक्चुअल होता, तो 4 पॉइंट 5 पॉइंट लेके आपको 1.5 और 2 मिल जाता तो वो बन जाता, लेकिन यहाँ पास ऐसा होगा नहीं, है ना। दूसरा क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है क्या? हुआ है, हुआ है। योग दर्शन के अनुसार 5 नियम बताइए। आपको पता है योग दर्शन है ना, उसमें अतरंग साधन होता है, बहिरंग साधन होता है। अतरंग में 5 होते हैं, उसमें से एक होता है क्या, नियम। नियम होता है ना, तो नियम को पूछा था उसने, तो इतना कुछ तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, इतना कुछ नहीं बताना था। सीधा सीधा नियम बता दो कि नियम अतरंग साधन है ना। नियम क्या है, अतरंग साधन है, और नियम की संख्या कितनी है, 5 है। 5 का नाम लिखिए और उसके बारे में क्या कीजिए, ऐसे डंडा खींच के, मतलब ये पहला लाइन लिखिए कि अतरंग साधन है। फिर आपके पास 3 लाइन बचा, एक इधर यहाँ डालिए, है ना। नियम 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया, शौच, है ना, संतोष, है ना, तप, ईश्वर का जो स्मरण करना, और चौथा क्या है, तो अध्ययन करना, 5वां क्या, अध्ययन करना। तो इस प्रकार से आप 5 पॉइंट डालकर आप लिख सकते हैं, अच्छा उत्तर देगा आपको। फैक्चुअल क्वेश्चन है। फिर भगवत गीता में किस प्रकार कर्म और त्याग के मार्ग में सामंजस्य स्थापित किया गया है? देखो, भगवत गीता से हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो निष्काम कर्म को, संन्यास को, है ना, या ज्ञान को, या फिर हठ धर्म को, वो सबको मिक्स कर रहा है। इसका आंसर डायरेक्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको इसका डायरेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप प्रश्न को पढ़ते 2 बार तो आपको समझ में आता है कि भगवत गीता में कर्म को, है ना, ये कर्म वाले को, और ये संन्यास को या त्याग को, ये त्याग मतलब संन्यास है उसमें, ठीक है, उसमें सामंजस्य स्थापित कर दिया गया। तो कर्म कैसा करना था भाई, निष्काम करना था, जिसमें हमें फल की चिंता नहीं करनी थी। फल की चिंता नहीं करनी है, फल का ही तो त्याग करना है दोस्तों। कर्म करते हुए फल का त्याग करना ही क्या था, सामंजस्य स्थापित करना था। तो आप बिल्कुल बताइए, निष्काम कर्म को बताइए 2 लाइन में, और 2 लाइन में संन्यास को बताइए। आपको बताया गया है, गीता पढ़ते समय हम ये जरूर पढ़ते हैं, या फिर पढ़ाते समय ये भी पढ़ाते हैं कि निष्काम कर्म में ये बोला गया कि भाई इंद्रियों का दमन नहीं करना है, इंद्रियों को सही मार्ग पर लेकर जाना है। इंद्रियों को हमें विषय से अलग करना है। विषय से अलग मतलब गलत विषय से अलग करना है, सही विषय की ओर लगाना है। संन्यास किसका करना है, द्वेष का, अहम का संन्यास, अहम का त्याग करना है, द्वेष का त्याग करना है, घृणा का त्याग करना है, गलत चीजों का त्याग करना है, हमें उसे सही मार्ग पर लेकर जाना है। तो कर्म भी करना है, त्याग भी करना है, उन दोनों के सामंजस्य से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। 4 लाइन में है, लिखने के लिए इस पर निबंध भी लिखा जा सकता है। 4 लाइन में आप क्या ही लिख पाओगे, 4 लाइन पे आप लिख पाओगे निष्काम कर्म कि गीता के अध्याय 5, जी हाँ, जो गीता पढ़ा है उसे पता है, ये अध्याय 5 की बात है। तो गीता के अध्याय 5 में कर्म संन्यास योग के बारे में कहा गया है। कर्म निष्काम कर्म है, जहां पर फल की कोई चिंता नहीं करनी है, कर्मों को केवल कर्म समझकर करना है, अपने वर्ण के अनुसार ही कर्म करना ही क्या है, कर्म सिद्धांत है। इसके साथ साथ त्याग की भावना रखनी, त्याग इसका फिर हेडिंग ना, त्याग की भावना में क्या क्या आएगा, तो द्वेष राग ये सब का त्याग करते हुए आप आंसर लिख लीजिए, आसान हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, चार्वाक का भौतिकवाद क्या है? चार्वाक पूर्ण रूप से भौतिकवादी है भाई, प्रत्यक्ष है ना। चार्वाक के तत्व मीमांसा में भौतिकवाद ही तो है, जो दिखता है, जो प्रत्यक्ष है वही भौतिक है ना, और कुछ नहीं है। वो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। तो बताइए कि चार्वाक एकमात्र ऐसा दार्शनिक है भारतीय दार्शनिक में जो कि प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने के कारण वो है भौतिक जगत को क्या मानता है, सत्य मानता है, और वो ही भौतिकवाद है उसके लिए, क्योंकि जो भी चीजें दिखती हैं वही उसके लिए क्या हो जाता है, भौतिक हो जाता है, और उसका क्या है, ये भौतिकवाद है। ये उसकी सृष्टि विचार के अंतर्गत आते हैं, ये उसका तत्व मीमांसा है और सृष्टि विचार है। तो ये बता सकते थे आप, आसान हो जाता। मैं इतना हड़बड़ी में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हड़बड़ी में सोचना है आपको वहां पास। फिर माया की विभिन्न शक्तियां कौन कौन सी है? माया की शक्तियां, माया ब्रह्म की शक्ति है, माया जगत का निर्माण करती है ना, और माया के माध्यम से ही जगत का क्या होता है, संचालन होता है। माया अपनी शक्ति से ब्रह्म को प्रभावित नहीं कर सकती है, आपको यह बताना था और कुछ नहीं था, ठीक है। अब इसमें दो विभिन्न में, अब यहां पर विभिन्न का मतलब प्रकार है, ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार आते हैं, अगर आप माया को देखेंगे तो 2 प्रकार आते हैं, ठीक है, दो प्रकार के आते हैं। तो माया 2 प्रकार की शक्तियां बताती है, एक तो आवरण, एक क्या होता है, आवरण, और दूसरा भी याद नहीं आ रहा है, दूसरा विकास या फिर किसी वस्तु की व्याख्या के बारे में है, ठीक है, विवरण के बारे में है, या प्रकटीकरण के बारे में। माया क्या करता है, माया जगत का प्रकटीकरण करता है, जगत का क्या करता है, वो प्रकटीकरण कर देता है। तो एक तो ये शक्ति हो गई, तो प्रकटीकरण की शक्ति है उसके पास।
तो ये पहला पॉइंट बना दिया आपने। लेकिन पहला पॉइंट बनाने से पहले आपने ये बताना पड़ेगा कि माया ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म के साथ रहकर वो जगत के नाना प्रकार के है ना दृश्यों को दिखाती है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्म इससे क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। तो डेड लाइन आप यूज कर लीजिए। फिर साइड उधर उधर जो बचा उधर बताइए कि माया की दो शक्तियां होती है। पहला शक्ति क्या है, तो प्रकटीकरण की शक्ति होती है। आपने बताया कि जगत के रूप में वो दिखती है ना, पूरा जगत को हम क्या है, सत्य मान लेते हैं। फिर वो आवरण की शक्ति उसके पास कि वो जगत को ही सत्य बना देती है, ब्रह्म तक आपको पहुंचने नहीं देती है वो, तो ये उसके पास शक्तियां होती हैं। तो ये 2 पॉइंट बनाकर आप इसे लिख सकते थे। फिर अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत वास्तविकता के श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। मुझे जहां तक याद आ रहा, मैं इस आंसर को लिख नहीं पाया था, मुझे पता भी नहीं था, फैक्चुअल क्वेश्चन था, पता भी नहीं था। ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ तो लिखना था। थोड़ा सा समय बचा है, 30 सेकंड 40 सेकंड या 50 सेकंड बचा है, तो कुछ ना कुछ लिखना था। तो शायद तक वैशेषिक दर्शन मतलब परमाणुवाद की बात कर रहा है। परमाणुवाद में जो चीज वास्तविकता मतलब जो चीज प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है, प्रत्यक्ष रूप से हम किसी गुण को जान पाते हैं, है ना, उसके आभास को जान पाते हैं, उसके स्वभाव को जान पाते हैं, तो उसके अनुसार 3-4 पॉइंट मैंने वहां लिखा था। लेकिन जब आंसर आके देखा किताबों में, है ना, वैसे किताब में बहुत जगह मिला नहीं है ना, सर्च करने पर मिला। टोटल 7 पॉइंट होते हैं भाई, 7 पॉइंट होते हैं। उन 7 पॉइंट को सीधा सीधा नाम लिख देना था, कहानी हो जाता खत्म। ऐसे प्रश्न आते हैं, छूटते हैं, है ना, छोड़ना नहीं है। लेकिन जो पूछा है ना, जो जानते हो उसके बारे में, समय है तो लिख दो, पूरा मत छोड़ के आ जाना, है ना। क्योंकि देखो 7 पॉइंट हो सकता है नहीं याद होगा, या फिर नहीं पढ़े होगे तो भूल गए होगे, लेकिन जो जानते हो उसे जरूर लिख कर आओ, है ना, क्योंकि उससे मिलता जुलता ही होगा वो, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा अलग लिख दोगे, उससे मिलता जुलता ही होगा। तो टोटल आप 7 पॉइंट को यहाँ पर लिख सकते थे। 7वां क्वेश्चन क्या था, तो बर्कले के अनुसार वास्तविकता का ज्ञान कैसे होता है। तो लॉक बर्कले ह्यूम, है ना, लॉक बर्कले ह्यूम और बर्कले, मैं बता रहा हूं आपको, जो लॉक है, बर्कले और ह्यूम, ये तीनों अनुभववादी हैं। ये तीनों क्या है, अनुभववादी है, लॉक बर्कले और ह्यूम। और बर्कले जो है वो अजीब टाइप का अनुभववादी है, मतलब वो बोलता है सत्ता दृश्यता है। सत्ता क्या है, जो दिखती है उसकी सत्ता है और जो नहीं दिखती उसकी सत्ता नहीं है। तो ये बर्कले का कथन है। जो बर्कले वो कहता है कि जो दिखती है वो उसकी सत्ता है और जो नहीं दिखती उसकी सत्ता है ही नहीं। उसके साथ साथ जो ये बर्कले है वो ये भी मानता है कि जो दिख रही है ना, वो आभास मात्र है। वो क्या है, केवल और केवल आभास मात्र। एक्चुअली में जो सत्ता है वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, वो इसका प्रकटीकरण हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। तो वास्तविकता का ज्ञान हमें अनुभव से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, अनुभव। बेसिकली एग्जामिनर यहाँ पर मतलब जो क्वेश्चन सेट करने वाला वो चाह रहा है कि आप बस बताइए क्या अनुभववाद के बारे में, कि बर्कले एक अनुभववादी दार्शनिक है। बर्कले क्या है, अनुभववादी दार्शनिक है। और बर्कले के अनुसार, है ना, सत्ता दृश्यता, अर्थात जो दिखती है उसकी सत्ता है और जो नहीं दिखती उसकी सत्ता नहीं है। जो दिखती है वो तत्व भौतिक तत्व है, लेकिन वो केवल क्या है, आभास मात्र है। जो एक्चुअली सत्ता है वो किसके अंदर है, तो प्रत्येक रूप में कहाँ विद्यमान है, तो बुद्धि के अंदर विद्यमान है। किसके अंदर विद्यमान, बुद्धि। तो फिर अनुभववादी क्यों कहते हैं भैया, अनुभववादी इसलिए कहते हैं क्योंकि अनुभव से ही इस बुद्धि का क्या होता है, विकास होता है, इस कारण से वो अनुभववादी है। लेकिन वो भौतिकवादी नहीं है। जो बर्कले है वो भौतिकवादी बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना। ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो भौतिकवादी, बिल्कुल बर्कले भौतिकवादी नहीं है। ठीक है, तो आप इस आंसर को वास्तविकता के आधार पर ना लिखकर आप कैसे लिखते, तो अनुभव के आधार पर, सत्य दृश्यता के आधार पर, और जो भी हमें आभास से हमें क्या होता है उसकी, है ना, प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को लिख सकते थे। शायद अंतिम प्रश्न एक बचेगा, एक प्रश्न अंतिम बचा है, क्या है, लॉक के सामंजस्य के सिद्धांत में टेबुलर आशा के बारे में बताइए। देखो अब क्या बताऊं मैं, इंग्लिश में क्यों लिखा, सबसे पहला क्वेश्चन तो फालतू, इसको हिंदी में लिखना था उसे। हम हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी में लिखना था, इंग्लिश वाले जानते हैं टेबुलर आशा क्या होता है, हम हिंदी में उसे अलग अलग शब्दों में जानते हैं, अंधेरा कमरा, खाली श्याम पट, है ना, इस नाम से जानते हैं उसे। और सीरियसली लिखते समय तो मुझे भी नहीं पता था टेबुलर आशा क्या है, फिर भी लिख के आया और वो सही था। आप बिल्कुल बता सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं और कैसा सही आंसर लिख सकते हैं। तो लॉक के सामंजस्य के सिद्धांत में, अब चूंकि सामंजस्य का सिद्धांत पता था, ठीक है, सामंजस्य के सिद्धांत में टेबुलर आशा पूछ रहा है, सामंजस्य का सिद्धांत नहीं पूछ रहा, सामंजस्य के सिद्धांत में वो क्या पूछ रहा है, टेबुलर आशा। सामंजस्य का सिद्धांत पता है कि जब लॉक का ज्ञान मीमांसा आता है तो ज्ञान की प्राप्ति के समय ऐसा मानता था वो कि मन होता है कोरा कागज। मन क्या होता है, कोरा कागज। हम वो कोरा कागज जानते थे, पता है, टेबुलर आशा नहीं जानते थे। वो उड़ान के किताब में दिया हुआ है टेबुलर आशा,
वो बाय मिस्टेक में छूट गया मेरे से, है ना। मैं उसे कोरा कागज पढ़ा, ब्रैकेट में टेबुला रासा लिखा हुआ, लेकिन उस पर कभी ध्यान नहीं गया हमारा। ठीक, तो टेबुला रासा के बारे में लिखा हुआ है किताबों में, ऐसा नहीं है। उड़ान का जब, क्योंकि बहुत अच्छी किताब है उड़ान की, अब अगर आप उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल दिया हुआ है। तो फिर भी इस आंसर को लिखा और गलती से सही लिख के आ गया, गलती से सही लिख के आ गया। और कोई भी कर सकता है ऐसा, क्योंकि लॉक के सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो जॉन लॉक का केवल ज्ञान मीमांसा है हमारे सिलेबस में, और कुछ है ही नहीं। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा में क्या होता है? ज्ञान का स्रोत, ज्ञान के प्रकार, ज्ञान की सीमा, ज्ञान के प्रमाण, ज्ञान प्राप्ति के स्थान। तो ये जो सामंजस्य वो ज्ञान प्राप्ति से है। ज्ञान प्राप्ति स्व संवेदन से होता है, और किससे होता है? संवेदन से होता है। स्व संवेदन और संवेदन से होता है। तो स्व संवेदन और संवेदन के बीच में सामंजस्य स्थापित होता है। इस बीच में जो मन होता है वो क्या होता है? निष्क्रिय होता है। मन क्या होता है? और इसी निष्क्रिय मन को, मतलब मन हमारा खाली होता है। मन हमारा क्या होता है? खाली होता है। आपका जो पढ़ा हुआ है काम आएगा। मैं फिर बता रहा हूं, अनुभववादी है। लॉक क्या है? अनुभववादी है। वो अनुभव के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति मानता है। वो ज्ञान की उत्पत्ति कहां से मानता है? अनुभव से मानता है। उसका मानना है कि सारे ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से होती है। जब हमारी इंद्रियां किसी भौतिक तत्व के टच पर होती हैं, तब वो क्या करती हैं? स्व संवेदन उत्पन्न करती हैं। फिर वो हमारे मन में जाता है, तब तक मन खाली बैठा होता है। मन खाली बैठा हुआ है, तो इसी खाली बैठे हुए को टेबुला रासा बोलते हैं। कोरा कागज, खाली अंधेरा कमरा, है ना, खाली श्याम पट, इस नाम से जाना जाता है हिंदी में। इंग्लिश में उसे टेबुला रासा कहते हैं। सामंजस्य, मुझे पता था कि इन दोनों के बीच में सामंजस्य का सिद्धांत है, तो मैंने अपने आंसर को वहीं से फॉर्म किया। कोई भी, है ना, जो अच्छा लिखा होगा, है ना, शायद तक वो ऐसा ही किया होगा कि वो नहीं भी जानता होगा तो फिर वो उसे ऐसे फॉर्म कर सकता था, और गलती से वो सही हो गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं। कई बार आपको उत्तर नहीं आने पर उसके बारे में अगर आपको पता हो तो आप उस आंसर को क्या कर सकते हो? बिल्कुल तरीके से लिख सकते हो। तो इसमें वही लिखना था कि जब ज्ञान प्राप्ति होती है ना, जब ज्ञान की प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है, तो उस समय मन क्या होता है? निष्क्रिय होता है। उसी निष्क्रिय मन को टेबुला रासा कहते हैं। संवेदन के माध्यम से हमें जब, है ना, कोई विषय की अनुभूति होती है, अनुभव के माध्यम से जब किसी विषय को हम जानते हैं, तब हमारा मन क्या होता है? सक्रिय हो जाता है। निष्क्रिय से किस अवस्था में पहुंचेगा? सक्रिय अवस्था में। फिर स्व संवेदन के माध्यम से हम उस विषय के बारे में संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। यही था क्या? टेबुला रासा। अर्थात नहीं जानते हुए भी आप इस आंसर को लिख सकते हो। तो ये एनालिसिस है। पढ़ने का तरीका भी मैं इसमें बताया आपको कि कैसा होगा, है ना। नहीं जानते हुए भी आप कैसा लिख सकते हैं, ये भी बताने का प्रयास किया। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे सब्जेक्टिव आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप उसे लिखना प्रयास कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। कहाँ पर आपको फ्रेम करना है वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी बताया। तो इस प्रकार से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, तो अगर आप पूरा देख रहे हैं तो आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा यूजफुल हो, और आपके दर्शन की पढ़ने की जो पुरानी जो तरीका है, प्रवृत्ति है, वो चेंज हो सकती है, अच्छा हो सकता है, नंबर अच्छा आप गेन कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। अब हम अगले कड़ी में जो भी आपका जो होगा पेपर, उसके अनुसार आपका वीडियो अगले आपको प्राप्त हो जाएगा। आप उड़ान IAS एकेडमी के साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए, और छात्र हित में हम आपके लिए ऐसा काम हमेशा करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।